यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है अक्सर लोगों से मेरी बात होती है ना, तो वो हमारे में भी शुरुआत में ना एक डर होता है कि यार ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो पैसे लग जाएंगे, पर यूजर कॉस्ट पड़ जाएगी, यार बचा लूँ। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले के और इससे बाद के जो सिस्टम्स में डिफरेंस आ जाता है ना, आपकी कंपनी में वो क्या डिफरेंस होता है और इस पे स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। कंपनी के साथ उनको कंपनी के विजन के साथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन रखें और उनको कंट्रीब्यूटर बनाएं। उनको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे आप एम्प्लॉई हो, महीने की सैलरी लोगे, अल्लाह हाफिज। उनको कंट्रीब्यूटर बनाएं, उनको वैल्यूड फील कराएं, उनको एम्पावर करें कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ हो, तुम्हारा नाम होगा, तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। और ऑब्वियसली देयर इज एन इंसेंटिव दैट यू नीड टू टाई अप विद एवरीथिंग। मैं कहता हूँ कि वो कुछ भी मसला नहीं है, लीड का आपके इनबॉक्स पे गिरना एक डिफरेंट चीज़ है और उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस अगर वो थोड़ा भी क्लाइंट एजुकेटेड है ना, तो कभी भी I've seen people who are pretty much committed with what they are doing and they are very focused. ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो here and there होते हैं, सर मैं एटसी का कोर्स कर लूँ, सर वो फला वॉलमार्ट करा रहा है, सर वो एसईओ की ट्रेनिंग भी हो रही है और मुझसे यहाँ पीएल कर रहा है। तो यार जब 4 जगह पे हाथ पैर फंसाए हुए हैं तो मेरे भाई कैसे सीखोगे, एक जगह फोकस कैसे रह सकोगे? तो आपने पहले तो अपने आप को एक तरफ रखकर फोकस करना, बिकॉज़ हर बंदे की स्किल नहीं होती कि वो here and there रह सके। Learn to say no. हाँ, These are the situations. वो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल जो है ना वो है ये। These are the situations where you need to learn how and when to say no. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको हमने एज अ ट्रेनर भी देखा, एज एन एजेंसी ओनर भी देखा और माशाल्लाह मैंने देखा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं आप ई कॉमर्स को। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये देखते हैं कि एक ट्रेनर भी है, एक एजेंसी ओनर भी है, तो उसको एक बड़ा, इनको हमने देखा बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट चीज़ों के अंदर। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ दानिश खलील भाई। दानिश खलील भाई हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कैसे दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दानिश भाई से हम जानेंगे, आज कोशिश होगी हमारी कि एजेंसी के ऊपर बात करें, जो एजेंसीज के इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करें और पर्सनल लेवल के ऊपर भी इश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली जब कोई एजेंसी रन कर रहा हो तो अपने अंदर भी चीज़ें चेंजेस आती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बंदा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको भी कैसे टैकल करते हैं। तो दानिश भाई पहले इनिशियली मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रिलेट कर सकें हम लोग आपसे, कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, क्योंकि आप भी इंजीनियर हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग से इसकी तरफ स्विच होना और उसके बाद कैसे आप जो है ना वो ई कॉमर्स की तरफ आए। इंजीनियरिंग तो देखें वो तो एक्सीडेंटली काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ हो गई, क्योंकि इंटर में परसेंटेज अच्छी आ गई थी। हाँ। तो एनईडी में एडमिशन हो गया था और इंजीनियरिंग की फील्ड मेटलर्जी मिल गई थी, अच्छी फील्ड थी, वो पढ़ लिया, पैशन उस वक्त था। बट आगे जब इंडस्ट्री में एंटर हुए तो पता लगा पाकिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के हालात बड़े खराब हैं और नौकरियां 15-15, 20-20 हज़ार में भी नहीं मिल रही होती थी उस वक्त। तो बस ये एक एक्सपीरियंस लेने के लिए और बैचलर्स की डिग्री और एनईडी का नाम लगाना था अपने साथ, वो एक बड़ी चीज़ थी। तो उसके साथ स्टार्ट लिया था। बट ये कि ई कॉमर्स की तरफ आने में मेरा जो समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसमें मैंने फिर बीच में एमबीए बेसिकली शुरू कर दिया था। तो एमबीए हेल्प्ड मी टू एंटर इनटू द अदर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली जो कि नॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी। तो मैनेजमेंट साइड पे आया, सप्लाई चेन की तरफ गया मैं, तो वहां से मैं एंटर हुआ प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन की साइड पे। एंड देन मुझे उसी अपनी एमबीए करते हुए ही मेरी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जॉब अपॉर्चुनिटी आई जो कि रिलेटेड टू अमेजोन थी। मैंने उस जगह अप्लाई किया, फिर मेरी वहाँ नौकरी स्टार्ट हुई 2016 के अंदर। तो 2016 में समझ ली मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ टेक्निकली। तो इट्स ऑलमोस्ट 8 years नाउ। तो वहां से फिर मैं इस तरफ इंजीनियरिंग से हटके मैनेजमेंट साइड पे गया और मैनेजमेंट साइड से फिर ई कॉमर्स की तरफ आया। तो मेरी सेकंड जॉब थी जब मैं अमेजोन रिलेटेड जॉब जो थी मेरी, वो फर्स्ट जॉब थी लेकिन वैसे करियर वाइज सेकंड जॉब थी, तो मैं इस तरफ आया। सही। अच्छा दानिश भाई, मैंने देखा आपने एज अ ट्रेनिंग भी अपना अच्छा खासा वक्त गुजारा। अब आप माशाल्लाह एक्सपोनेंशियल के अंदर भी आप एज अ सीईओ आप उसको रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको और आप पर्सनली क्या एंजॉय करते हैं ज्यादा? आई रियली लाइक द ट्रेनिंग पार्ट, मतलब आई एंजॉय इट। मुझे पब्लिक स्पीकिंग अब अच्छी लगती है, मजा आता है, ऑडियंस बैठी हो और ऑडियंस को मैं ज्ञान दे रहा हूँ और ऑडियंस मेरा ज्ञान सुन रही हो, तो वो ज्ञान देने में भी मजा आता है और अच्छी बात करी जाए जिससे वैल्यू ऐड हो, नॉलेज जाए लोगों को, मतलब फायदा भी हो उससे, मजा आता है उस चीज के अंदर। बट ये कि आई एम लाइक मूविंग माई सेल्फ मोर टुवर्ड्स द कंसल्टेशन पार्ट नाउ, कि मैं बड़ा 1-on-1 लेवल पे और मेंटोरिंग और कोचिंग लेवल की चीजें ज्यादा आप करूं इंस्टेड ऑफ हंड्रेड्स के बैचेस रन करूं। तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट पाथ नाउ। बट ये कि ट्रेनिंग में मुझे पब्लिक स्पीक में मजा आता है, लेकिन वो मुझे पहले नहीं पता था। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे था या मुझे
नौकरियां जब मैं कर रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये एक स्किल है जो मेरे अंदर है और मुझे नहीं उस वक्त आइडिया था। बट जब मैं ट्रेनिंग की फील्ड में एंटर हुआ 6 साल पहले, तो मुझे इसके बारे में पता लगा कि मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क बिल्ड कर सकता हूँ, एंड आई कैन स्पीक इन पब्लिक फोरम्स एंड पब्लिक इवेंट्स एज वेल। सही। तो चैलेंजिंग क्या लगता है आपको, ट्रेनिंग या फिर ये एजेंसी के अंदर के? एजेंसी इज अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज जिम्मेदारी आई थिंक दोनों में ही ज्यादा है। ऐसा नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी की कोई कमी है। ट्रेनिंग में स्टूडेंट को सिखाना और स्टूडेंट की आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन बड़ी जुड़ जाती है। स्टूडेंट समझता है कि यार आप जो है वो उसको हाथ पकड़ के ना ए से लेके जी तक लेके जाओगे, ऐसा ये पूरा पाथ जो है ना आप हाथ पकड़ के कवर कराओगे, उसको ऐसे छोड़ोगे नहीं। सो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा स्पून फीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से ये मार्केट थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई, खराब हुई, थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई। इसके रीजन यही है कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन किसी और लेवल पे है और हम उसको किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा मामला खराब हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम वैल्यू दें स्टूडेंट्स को और राइट नॉलेज प्रोवाइड करें और उनको अकाउंटेबल करें डिफरेंट चीजों के अंदर। उनको असेसमेंट्स देते रहें, उनके असाइनमेंट्स लेते रहें, उनको असेस करते रहें ताकि उनको पता हो वो किधर स्टैंड करते हैं, कि कल को वो खुद अपने आप को सेल्फ मेजर कर सकें, सेल्फ गेज कर सके कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ। मैंने इतना 6 महीने का कोर्स किया और 6 महीने बाद मैंने क्या हासिल वसूल किया। क्योंकि यू कैन नॉट टाई अप योर कोर्स और योर नॉलेज विद डायरेक्टली विद द मनी पार्ट कि 6 महीने खत्म हुए और $1000 महीना कमाना शुरू कर दिया। पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अचीवेबल टारगेट है। बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम हर्डल्स, सम प्लस माइनसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, स्ट्रगल्स, रातों की नींदें हराम होंगी, 2-4 क्लाइंट गालियां देंगे, बातें सुनाएंगे, तो ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो जाके आप तैयार होगे उस $1000 या $2000 या उससे ऊपर की एक अनलिमिटेड इनकम के लिए भी तैयार हो सकते हो। So that's one of the things which we lack in this particular industry कि स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे काम होने की, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे काम होने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि असल में ये भी प्रॉब्लम है ना कि हम जब 6 महीने का टारगेट दे देते हैं ना, तो फिर वो मुझे लगता है हर किसी का, अब स्किल तो एक पार्ट है, बट देयर इज सॉफ्ट स्किल का भी एक पार्ट है जो कि हर किसी का डिफरेंट लेवल पे होता है, जो कि उसने अपना बचपना कैसे गुजारा। अब उसके अंदर ऑब्वियसली एक बड़ी काम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है कि आप बेच किस तरह रहे हो, सेल्स किस तरह कर रहे हो। तो आई थिंक वो सबके लिए एक नहीं हो सकता, कोई हो सकता है 3 महीने में भी लेके आ जाए जिसने माशाल्लाह बैक एंड पे मजबूत आ रहा हो, कोई साल भी लग जाए, कोई 1.5 साल भी लग जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा कि आपको मैंने देखा एज एन एजेंसी, और मैंने देखा कि आपने मल्टीपल स्किल एक साथ लॉन्च करी ना, कि आपने ये भी स्टार्ट किया, ये भी स्टार्ट किया, और मुझे लगता है कि वो एक मुश्किल काम है, उसमें ट्रस्टवर्दी लोग मिलना और आपका टीम बनाना। एक होता है कि आप खुद तो नहीं कर सकते ना, बट अगर आप साथ में वॉलमार्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, आप अमेजोन भी लॉन्च कर रहे हैं और आप एटसी भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। तो ये मुझे लगता है बाकी ज्यादातर एजेंसीज ना इसके अंदर भी एक उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये किस तरह आप जो है ना, क्या प्लान आउट किया, कैसे आपने प्लान किया और क्या क्या चीजें किस तरह आप लेके चल रहे हैं एजेंसी के अंदर? देखें, इसमें अप्रोच तो ये थी कि हमने थोड़ा सा अपने आप को प्राइवेट लेवल पे फोकस्ड रखना है। और जहां तक ट्रेनिंग की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो ट्रेनिंग में मेरी तो एक्सपर्टीज प्राइवेट लेवल की है और मेरे जो साथ मेरे पार्टनर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज भी प्राइवेट लेवल में है। हम लोग मेजरली उसी में एक्सपर्ट हैं। तो मेरा यही प्लान था कि जो फर्स्ट बैच होगा प्राइवेट लेवल का अमेजोन रिलेटेड, वो मैंने ही रन करना। बट चूंकि लकीली मेरा एक तो एक्सपीरियंस भी रहा है ट्रेनिंग में पिछले 6 साल का, तो हजारों स्टूडेंट्स ट्रेन भी किए और उनके एक्सपीरियंस से गुजरा भी हूं, तो आइडिया है कि मार्केट में कौन किस स्किल सेट पे बैठा हुआ है। तो आई नो कि भाई मैं कौन सा बंदा अपने पास ला सकता हूँ, उसकी क्या स्किल सेट है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो ट्रेनिंग डिलीवर कर सकता है। क्योंकि हर कोई ट्रेनर नहीं है, ऐसा ही बन तो गए बहुत सारे, लेकिन हर कोई ट्रेनर एक्चुअली है नहीं। वो तो उनको हालात ने और कुछ मौके ऐसे मिल गए, वो बन गए ट्रेनर, लेकिन हर बंदे के अंदर वो ट्रेनर वाली एबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से लोगों को मैंने समझ लें कि देखा, एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद हमारे पास लकीली टीम में ही एक्सपर्टीज मौजूद थी जो कि टिकटॉक पे काम अच्छा कर रही हैं, मतलब उनके पास अकाउंट्स हैं एंड शी नोज एवरीथिंग A to Z अबाउट टिकटॉक। इसी तरीके से आई नो पीपल इन माय सर्कल जो कि शॉपिफाई अच्छा कर रहे हैं, वो ट्रेनर भी बन गए और उन्होंने अच्छा डिलीवर किया क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनका ज्यादा अच्छा था। वॉलमार्ट पे मेरी खुद की एक्सपर्टीज है और मेरे साथ एक और होते हैं जो कि हमारी टीम का ऑफिशियली पार्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट ही हैं वो भी। तो वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं ऑलरेडी वॉलमार्ट से रिलेटेड। और मैं कुछ सालों पहले, कुछ 2017-18 से वॉलमार्ट पे होम टेक्सटाइल के प्राइवेट लेबल रन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है वॉलमार्ट का। और रिसेंटली हम ऑफिशियली इन कांटेक्ट हुए हैं वॉलमार्ट की ऑफिशियल टीम के साथ। तो हमने कुछ 17
18 अकाउंट्स अटेम्प्ट किए, उसमें से 13-14 अकाउंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए हैं। तो उसमें हम डायरेक्टली इन टच हैं वॉलमार्ट की उस टीम के साथ जो कि अकाउंट अप्रूवल्स करती है, परफॉर्मेंसेस पे काम करती है, अकाउंट की स्ट्रेंथ पे काम करती है, अकाउंट को सेल बढ़ाने पे, उसकी इनसाइट्स देने पे, चीजों पे काम करती है। तो हम उनके साथ डायरेक्ट इन टच हैं। तो वो हमारे लिए एज है यहाँ, वो हर किसी के पास एज नहीं है एज एन एजेंसी। तो हम उनके साथ डायरेक्ट लिंक में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो हमें पता है कि कैसे चीजें स्केल अप करनी है। तो ये कुछ एजेस हमें मिली, उनको हमने कंबाइन किया, तो उससे हमें बेनिफिट हुए कुछ। अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों को आप एक साथ में, अपनी पर्सनल लाइफ भी उसके और बिजनेस भी, उसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स अलग भी, तो मैनेज किस तरह करते हैं आपका? जो मैं इसके अंदर एक चीज और कह रहा हूँ, पहले तो मैं कहूंगा कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं, सुबह उठने के बाद कैसे जो ना चीजों को अलाइन रखते हैं, वो सब चीजें बताएं। देखिए, मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ई कॉमर्स की या फ्रीलांसिंग की जो जिंदगी है, जो बंदा अपना समझ लें कि मैं तो फ्रीलांस नहीं कहूंगा, तो दैट्स बेसिकली स्टार्टअप, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जिंदगी कहूंगा इसको। तो एंटरप्रेन्योर की जिंदगी आज के वक्त में, जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हो ना, तो आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, पर्सनल आवर्स कम है। ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है, आप भी समझते हैं इस चीज को। तो मैनेज करने का तरीका ये कि एक तो मेरे 2 दिन तो तकरीबन मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में गुजरते हैं, तो मैं उसमें अर्ली उठ जाता हूँ सुबह, और कुछ दिन मैं, यानी कि मेरा यूजुअली फोकस ये होता है कि मैं सुबह 10 बजे तक या 9 बजे तक भी एक्चुअली दिन स्टार्ट अगर करूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं, हमारे ऑफिस की एक्चुअली टाइमिंग 11 AM to 8 PM है, क्योंकि हमें थोड़ा सा यूएस आवर्स में भी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि रात में होलसेल की टीम काम करती है, तो वो ये देखती है कि भाई यूएस आवर्स में ज्यादातर चीजें हो रही होती हैं, तो हमें उस हिसाब से टाइमिंग मैनेज करनी पड़ती है। तो मेरा एक पार्टनर है, वो पहले ऑफिस चला जाता है, यानी उसकी आदत है अर्ली उठने की, तो अर्ली वो आज वो देखता है, फिर मैं भी जाता हूँ ऑफिस। तो ये तरीका होता है। तो मैनेज तो देखें समहाउ करना पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आई एम वेरी गुड इन दिस, वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से मैनेज मैं नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वीकेंड्स पे ट्रेनिंग होती है, तो संडे का दिन होता है, लेकिन संडे को भी कभी कभी मीटअप रख देता हूँ, कोई एक वर्कशॉप रख देता हूँ, तो संडे भी चला जाता है। तो आई कैन नॉट से कि लाइफ मैनेज उस तरीके से, लेकिन समहाउ आई ट्राई कि मैं कुछ स्पेयर कर लूँ अपने आवर्स रात में, ऐसी टाइमिंग्स निकाल लूँ, या फैमिली का अगर कोई टाइम है तो उसको प्रायोरिटी कभी दे दूं, और कभी नहीं हो सकता तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। तो ये है, कभी कभी मैं रात में पॉडकास्ट रख लेता हूँ, कोई जैसे वर्चुअल पॉडकास्ट होती है, कोई बाहर से गेस्ट है, कोई ऑनलाइन लाइव ले रहे हैं उसको स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, तो उसके थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं, बट समहाउ मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा काम चूंकि ऐसा भी है ना कि कभी हम अपनी मर्जी से ऑफ भी ले सकते हैं, और घर पे बैठ के कोई इवेंट है, घर में दावत है, तो आप मौजूद हो, लेकिन आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे कनेक्टेड हो। ऐसा ही है, आप बाहर भी कहीं चले गए, कहीं किसी काम से भी चले गए, कोई दूसरे शहर दूसरे मुल्क भी चले गए, तब भी आप लैपटॉप और मोबाइल से कनेक्टेड हो ऑल द टाइम। प्लस सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने एक एजेंसी बनाई है और उस एजेंसी को मैं एक 7 फिगर 8 फिगर लेवल की एजेंसी, 9 फिगर लेवल की एजेंसी ग्रोथ पे देख रहा हूँ, और लोगों के लिए भी उस लेवल की ग्रोथ देख रहा हूँ, तो मुझे उसमें सिस्टम्स प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। ये कोर है, ये सबसे अहम तरीन चीज है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा एनर्जी भी यही लेता है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिलफर्ज आपने जब स्टार्ट में, चले इसको इस तरह बना लेते हैं कि ईयरली प्लानिंग किस तरह करते हैं आप ना एजेंसी को लेके, और जैसे कि अभी 2024 है, या फिर आपने जब शुरू करी तो 1 साल का प्लान आउट रखते हैं, और विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स निकालते हैं, आप कुछ अपने गोल्स बनाते हैं, तो वो सब कैसे प्लान आउट करते हैं? उसमें हम तीनों पार्टनर्स बेसिकली बैठते हैं, और हमने जब ये एजेंसी को इसकी बुनियाद रखी थी, तो मैंने अपने एक पार्टनर के साथ, जो कि यूएई बेस्ड है, तो मैं उस वक्त यूएई में था उन दिनों में, तो समझ लें इसकी बुनियाद उसी वक्त रखी गई थी जब मैं और वो यूएई में मिले थे, और हमने वहीं उसकी सारी चीजों को फाइनलाइज किया था, सारी चीजें प्लान आउट की थी, क्या क्या सर्विसेज देंगे। ऑब्वियसली इसमें प्लस माइनसेस होते रहते हैं। हमने जिस तरह से चीजों को एंटिसिपेट किया था, बहुत सी सर्विसेज वैसे परफॉर्म नहीं कर पाई, और जो सर्विसेज को हमने बिल्कुल समझ लें खातिर ख्वाह नहीं समझा था, वो सर्विसेज ने हमें अच्छा बिजनेस दे दिया, अच्छे रेवेन्यूज दे दिए, प्रॉफिट दे दिए। तो ऑब्वियसली इट डज वेरी, तो ये चीज वेरी करती है। इसके लिहाज से ये है कि हम लोग बैठते हैं, मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन भी कनेक्ट होते हैं, हम सारे पार्टनर जब साथ होते हैं तो उधर बैठ के भी हम फिजिबिलिटीज बनाते हैं, एक्सेल पे बड़ी लंबी लंबी गूगल शीट बनती हैं, उस पे फिजिबिलिटीज रन करते हैं, मार्केट एनालिसिस करके अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ के हम अंदाजा करते हैं कि हम कितना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अंदाजा करते हैं। प्लस मैं बहुत लोगों से मिलता रहा हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कौन कितना स्पेंड कर रहा है मार्केटिंग के ऊपर, कौन किस तरह से क्लाइंट्स लेकर आ रहा है, कौन किस तरह से लीड जनरेट कर रहा है।
तो उस तरह हम थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके, सर्वे करके, लोगों का डेटा थोड़ा सा गैदर करके भी वर्किंग करते हैं, प्लस अपनी एक्सपीरियंसेस से भी वर्किंग करते हैं, एंड देन हम प्लान आउट करते हैं। हमने पूरे साल का, हमने तकरीबन 3 साल का प्लान एक बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से हम चीजें रन आउट कर भी रहे हैं और नहीं भी कर पाए। थोड़ा सा हम हट भी गए अपने प्लान से, और वो पार्ट है प्लान का, क्योंकि जिस तरह से हालात जिस रुख पे जा रहे होते हैं आपको वही जाना पड़ता है, करना पड़ता तो हम थोड़ा सा ऐसे भी फ्लेक्सिबल हैं हम इस चीज के अंदर, हम बिल्कुल बाय द बुक नहीं चलते, थोड़ा सा चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसमें मेरा एक पार्टनर जो यूएई बेस्ड पार्टनर है, आई थिंक उनका बड़ा रोल है, वो बहुत इस चीज में डेप्थ में, डिटेल में काम करते हैं हमारे साथ। बाकी हम लोग ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस से बता दें, जो बाकी पार्टनर्स हैं, मैं हूँ, तो वो मशवरा लेते हैं, हम मिलके फिर उसको फाइनलाइज करते हैं। सही, दैट्स हाउ वी प्लान आउट आवर थिंग्स। सही। अच्छा दानिश भाई, सिस्टम्स की बात हुई, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन सिस्टम्स अर्ली अडॉप्ट कर लेने चाहिए एक कंपनी को या एजेंसी को? जस्ट लाइक मैं समझता हूँ कि हमारे पास नहीं था ये, बट हमारे पास अब पूरा एचआर का सिस्टम है कि जहाँ पे बंदा आ रहा है तो टाइम उसका, फिर जाने का टाइम, और उसके बाद उसका लीव का अप्लाई करने का तरीकेकार क्या होगा। अच्छा, लोग अगर आते हैं, हम बिलफर्ज मैंने देखा अक्सर लोग जो ना वो हायरिंग करते हैं तो उनका बड़ा मैच होता है, मतलब कभी एक दफा फॉर्म बना दिया, कभी दूसरा फॉर्म बना दिया, कभी तीसरा फॉर्म बना दिया। अब हमने एक फॉर्म बना दिया जो कि पूरे जिंदगी भर वही फॉर्म रहेगा, और जिसमें हमें हमारे पास जो है ना वो इम्प्लीमेंट आता रहेगा कि भाई एप्लीकेशन आई है, उसके बाद हमने उनको अगर हायर्ड हो गया तो हायर्ड का मैसेज खुद ब खुद व्हाट्सएप पे चलेगा। तो हमने सिस्टम बनाया। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम एक मुझे लगता है नीड होता है एक एजेंसी को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सिस्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इनिशियली हमें इम्प्लीमेंट कर लेने चाहिए? बिल्कुल, इसके हवाले से मैंने एक अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स पिच किया था, और ऑब्वियसली इस पे मैंने अपना एक पूरा कंटेंट और मॉड्यूल्स बिल्ड किए हुए हैं। दैट पार्ट इज मैनेजिंग बिजनेसेस एंड टीम्स वर्चुअली। ये एक पूरा समझ ले कोर्स है जिसको आप मार्केट भी कर सकते हो। तो इसमें यह है कि देखें, चूंकि अब इस दौर में हम जी रहे हैं जहां पर हाइब्रिड कल्चर है, ऑफिस में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ लोग रिमोट हैं, कभी कुछ लोग ऑफिस में हैं, ऐसा ही है। तो ये एक हाइब्रिड कल्चर कोविड के बाद बढ़ गया है, तो कॉमन है, और हमारी फील्ड में इट्स वेरी कॉमन, वेरी इजी। खासतौर पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ फीमेल्स हैं जो नहीं आ सकती हैं ऑफिस में, खासतौर पे हाउस वाइफ्स हैं और फैमिली भी हैंडल करनी है, बच्चे हैंडल करने हैं, तो वो लोग नहीं आ सकते रेगुलरली, तो फिर दे कैन वर्क ऑब्वियसली रिमोटली एज वेल, क्योंकि अब इस दौर में डिस्करेज नहीं किया सकता कि आप हाउस वाइफ में आप काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, तो ये वाली कल्चर अब नहीं है। तो रिमोटली अगर टीम्स हैं, वर्चुअल टीम्स हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों के चेक इन चेकआउट भी रखते हैं वर्चुअल एम्प्लॉइज के लिए, जो रिमोट है हमारे, तो वो उसमें लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, उनका सारा डेटा वहां मेंटेन होता है। पूरे वीक की रिपोर्ट हमारे पास आती रहती है, किसने कितने घंटे किस टास्क पे लगाए, कौन कब चेक इन हुआ, कौन कब चेकआउट हुआ, किसने किस दिन इतने घंटे गुजारे, किसने कितने घंटे गुजारे, वो पूरा डिटेल हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर पे पता लगता रहता है। प्लस वहीं हम टास्क देते रहते हैं, वहीं वो उसको डन करते रहते हैं, इन प्रोसेस करते रहते हैं, या उसको डिलीट करते रहते हैं, जो भी करना है वो वहीं करते हैं, सारी अपडेट प्रोग्रेस वहीं पे चल रही होती है। यहाँ पे ऐड करते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो वो लोग इस्तेमाल। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल अब कर रहे हैं वो जीरा के नाम से, जीरा के नाम से, एटलासियन कंपनी है, और उसका सॉफ्टवेयर है जीरा, बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा हम एक CRM यूज करते हैं, उसका नाम है ज़ोहू, जो वो बहुत पॉपुलर है। तो उसमें भी वन विंडो सोल्यूशन सारा मिल जाता है, टीम मैनेजमेंट, HR, फाइनेंस, इनवॉइस जनरेट करना है, इवन सोशल मीडिया पूरा आपका A to Z वहां से हैंडल होता है। सही। तो आप वन विंडो पे, वन क्लिक पे आपके सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाती है। तो ज़ोहू इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग। जीरा हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्लैक, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम व्हाट्सएप से ज्यादा स्लैक को प्रेफर करते हैं, बिकॉज स्लैक को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है जीरा के साथ। सही है, सही है। तो स्लैक पे अपडेट होती है, अपडेट आती जाती हैं जो जीरा पे होता जा रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर स्लैक ऑलरेडी जो है वो ज़ोहू के साथ भी इंटीग्रेटेड है, तो ये APIs कनेक्ट हो जाती हैं। ये एक बड़ा एज है हमारे पास, इसमें हम इसके थ्रू कर रहे होते हैं। बाकी नॉर्मल प्रैक्टिस इसमें ईमेल्स हैं, ईमेल्स पे आपको पता लगता रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं। क्लाइंट्स के साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे काम करते हैं ज्यादातर, और उनको वीकली अपडेट्स करते रहते हैं, ईमेल्स पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। सही। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने देखा है अक्सर लोगों से मेरी बात होती है ना, तो वो हमारे में भी शुरुआत में ना एक डर होता है कि यार ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो पैसे लग जाएंगे, एक एडिशनल, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं पर यूजर कॉस्ट होती है उसके अंदर ना, तो पर यूजर कॉस्ट पड़ जाएगी, यार बचा लूं। तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे पहले के और इसके बाद के जो सिस्टम्स में डिफरेंस आ जाता है ना, आपकी कंपनी में वो क्या डिफरेंस होता है और इस पे स्पेंड करना कितना जरूरी है। और
बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये भी है ना कि अगर आप टीम की ये छोटे मसले मैनेज करोगे तो यू नीड टू हायर समवन, अ सुपरवाइजर हु कैन हैंडल ऑल ऑफ दीस। ऐसा ही है। तो मैं नहीं रख रहा सुपरवाइजर, या मैं नहीं रख रहा एचआर के बंदे, और मैं अपने सॉफ्टवेयर से मैनेज कर रहा हूँ। इट्स वेरी मच डुएबल फॉर मी। द सॉफ्टवेयर इज कॉस्टिंग मी नथिंग कंपेयर टू द पर्सन जिसको मैं हायर करूंगा, उसकी जो सैलरी मैं दूंगा, जो मुझे कॉस्ट करेगा। ये सॉफ्टवेयर मुझे कुछ भी कॉस्ट नहीं कर रहा। इट्स वेरी इजी एंड फ्यू क्लिक्स अवे एंड आई एम जस्ट गेटिंग ऑल द डेटा रिपोर्ट्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे सब पता लग रहा है। तो मैं बंदा हायर करके क्यों उसको सैलरी दूं? मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं मुझे कॉस्ट भी बचानी है। ऐसे ही है। तो इट्स नॉट कि मैं नौकरी को डिस्करेज कर रहा हूँ किसी की, बट ऑब्वियस ही बात है कि मुझे अपनी कॉस्ट भी देखनी है एट द एंड। तो ज़ोहू में भी यही चीज है, जीरा में भी यही चीज है कि मुझे वो अब पुरानी कंपनीज के अंदर या पुराने ट्रेडिशनल वक्तों के अंदर क्या होता था कि एक्सेल खोल के बैठा एक बंदा और वो इनवॉइस बना के अब इनवॉइसेस बनाने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर सब बना रहा है, सॉफ्टवेयर डेटा ले रहा है, अभी क्या डेटा चाहिए, बाकी डेटा वो खुद फैच कर रहा है। इवन वो क्यूआर स्कैनर भी दे रहा है उसमें कि क्यूआर स्कैन करके भी इनवॉइस डाउनलोड कर सही है। और रिकरिंग भी कर सकते हो कि यार सारी चीजें इजी है। रिकरिंग का हमने फॉर्मेट लगाया। हमारा जो ट्रेनिंग चला था तो हमने उसमें रिकरिंग लगा दिया था। तो हम क्योंकि महीने की चार्जेस ले रहे थे, एक साथ ट्रेनिंग की फीस नहीं ले रहे थे, तो वो रिकरिंग उनको रिमाइंडर जाते थे, इनवॉइसेस जाती थी और वो उसके अगेंस्ट पे कर दिया करते थे, हमें उस पर रिपोर्ट आ जाती थी सारी। ऐसे ही है। और इससे मैंने देखा इसमें एक और चेंजेस आ जाती हैं, वो ये कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने एक अपनी कंपनी के अंदर ना वो कराई कि मैंने सर्वे किया ना कि यार आप लोगों का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है, जो कि फजूल टाइम होता है। तो हमें पता लगा यार डाटा को निकालने में, कहीं यहाँ से डाटा या किसी से व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन के अंदर या ईमेल के अंदर या कोई डाटा आपके पास रखा हो तो उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक बंदे का कम से कम 1 से 1.5 घंटा ना सिर्फ इन्हीं टास्क में जाता है। तो वो हम जब रिड्यूस कर देते हैं तो वो प्रोडक्टिव हो जाता है आपका 1-1.5 घंटा। समझे कि अब आप इफेक्टिवली किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखता हूँ और सवाल भी करते हैं लोग, वो है टीम मैनेजमेंट। यार लोग नहीं टिकते, सबसे बड़ा मसला, लोग आते हैं चले जाते हैं। तो ये एक इशू है लोगों का, और सैलरीज का, उनका ग्रोथ प्लान का क्या तरीके का होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो मसला, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते, तो वो एक मसला। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो कि टीम मैनेजमेंट के अंदर जो कि आते हैं। तो आप किस तरह जो है ना वो फेस करते हैं इन सब चीजों को? देखिए हम भी फेस कर रहे हैं, बट टीम मैनेजमेंट में देखें, जाने वाला जाएगा, बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है, जाने वाला चला जाएगा अगर उसको जाना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक शेयर्ड विजन होना चाहिए कंपनी का। हाँ, कि आपके विजन में वो एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि ये एक्सपोनेंशियल का या दानिश का विजन है, दानिश के जो पार्टनर्स हैं, हसन है, मशरूर है, उनका विजन है। विजन शेयर्ड विजन होना चाहिए, ये आपका और मेरा दोनों का विजन। तो टीम इंटैक्ट रहती है और टीम अपने आप को वैल्यूएबल समझती है, टीम एम्पावर्ड फील करती है कि यार मैं एक कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं उस कंपनी के विजन का पार्ट हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट विजन, आई एम बिल्डिंग अप दैट विजन। तो उस विजन की जो लिखाई हो रही है, जो उसके स्टेप्स लिखे जा रहे हैं, जो उसको बनाया जा रहा है, प्लान आउट किया जा रहा है, उसका मैं पार्ट हूँ। आई एम वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर इन दैट। सो अगर आप किसी को उस लेवल पे लेकर आओगे ना, तो वो वैल्यू फील करता है। और खास तौर पे देखें, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम जिन लोगों को हायर करते हैं वो बड़े यंग लोग होते हैं। हमारे यहाँ कोई भावे नहीं आते, 10 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ सारे यंग लोग आते हैं जो कि डेफिनेटली नए नए सीखे हुए होते हैं, किसी इदारे से कोर्स किया होता है या 2-4 एक आध एक्सपीरियंस क्लाइंट्स का होता है, तो 1-1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंसेस के लोग होते हैं। तो इनके साथ काम करने में आपको वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है, एक तो वो फ्रीलांसर्स ऑलरेडी होते हैं, उनको नौकरी और कॉर्पोरेट के हालात नहीं पता होते। कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स, नॉर्म्स, इतने बजे आना है, थंब करना है, वापस जाते हुए थंब आउट करना है, मतलब दे डोंट नो दीस थिंग्स। बड़ी बेसिक नॉर्म्स होती हैं, जो नौकरी करके आता है उसको पता होता है। तो पहले तो उनको तैयार करना होता है उस चीज के लिए, उनको पॉलिसीज, गाइडलाइन, चीजें बताएं, और थोड़ा सा माहौल आज के वक्त में इस जनरेशन के साथ काम करने में फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। आप वो सख्ती से काम नहीं कर सकते, वो टूट जाएंगे या वो काइंड ऑफ वो चले जाएंगे। ऐसे ही तो आप ज्यादा सख्ती करेंगे, दिल जस्ट रन अवे, दिल जस्ट गो अवे, बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट दिस कि यार वो कंपनी मुझे 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर देगी नहीं देगी। दे डोंट वरी अबाउट दैट। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बन रहा है, उनका बिहांस प्रोफाइल बन रहा है, उनका फाइवर अपवर्क चल रहा है, दे डोंट केयर अबाउट कि उनकी सीवी पे क्या ऐड हो रहा है, दे डोंट बॉदर अबाउट दिस। तो कंपनी के साथ उनको, कंपनी के विजन के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन रखें और उनको कंट्रीब्यूटर बनाएं कंपनी। उनको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे आप एम्प्लॉय हो, महीने की सैलरी लोगे, अल्लाह हाफिज। उनको कंट्रीब्यूटर बनाएं, उनको वैल्यूड फील कराएं, उनको एम्पावर करें कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ हो, तुम्हारा नाम होगा, तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। और ऑब्वियसली
देयर इज एन इंसेंटिव दैट यू नीड टू टाई अप विद एवरीथिंग. सो हमने भी यही किया हुआ कि हमने इंसेंटिव्स टाई अप किए में, आप बिजनेसेस लाओ और अपना इंसेंटिव लेते जाओ उनसे, प्रोजेक्ट्स लाओ, उसमें इंसेंटिवाइज हो जाओ. अगर हम एक्स्ट्रा काम कोई करवा रहे हैं आपसे, कोई एक्स्ट्रा चीज करवा रहे हैं, उसमें हमसे इंसेंटिवाइज हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बड़े ट्रेनिंग के बैचेस रन करेंगे, उसमें अगर हम एम्प्लॉइज को उनका एक्स्ट्रा आवर्स ले रहे हैं, हम उसमें उनको कंपनसेट करेंगे विद दैट अमाउंट विच वी आर गेटिंग तो थ्रू देम. तो ये चीजें हैं, आप इंसेंटिवाइज रखें. बोनसेस का सिस्टम है कंपनी में, जैसे कुछ कंपनी में होता है, अभी हमने इतना इम्प्लीमेंट नहीं करी चीजें. बोनसेस का सिस्टम रखें, और जो बाकी बेसिक्स होती हैं कंपनी में, मेडिकल दे दिया, इंश्योरेंस दे दी, चीजें कर दी, वो चीजें होनी चाहिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड से ज्यादा या मॉनेटरी कंपनसेशन से ज्यादा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको मेंटली इन्वॉल्व रखें अपनी प्रोसेसेस के अंदर, और उनको वैल्यूड फील कराएं. हर बंदा चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिले, हर बंदा चाहता है कि वो वैल्यूड फील करे कंपनी में, कि जब उसके बारे में बात हो, जब उसके बारे में जिक्र हो, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर हूँ कंपनी में, तो वो वैल्यूड फील करता है. समटाइम पैसे छोड़ देते हो आप, बट आपको अगर एक एप्रिसिएशन मिलती है ना एक अच्छे स्केल के ऊपर, तो वो बंदा मोटिवेटेड उसमें बड़ा फील करता है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सही एम्पावर करना जरूरी है. इसके अंदर एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि हम हमेशा टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं. मैं चाहूंगा कि एज एन एम्प्लॉई, मैं अगर एम्प्लॉई हूँ तो उसको, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि यार मैं ग्रो कैसे करूंगा, या मैं बहुत तेजी से ग्रो कैसे करूँ. कुछ लोग कर जाते, कुछ लोग नहीं कर पाते. तो वो क्या उसके डेली एक्टिविटीज या टास्क होने चाहिए, या उसको क्या फील होना चाहिए, या वो क्या काम ऐसे करे कि वो तेजी से ग्रो भी करे. आप एज अ CEO, आपके पास कोई काम कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो तेजी से ग्रो कब करेगा. अगर वो पूछे आपसे, दानिश भाई मैं तेजी से ग्रो कब करूंगा, तो उसकी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए. I think he needs to look for the solutions first instead of just discussing the problems with me. So I prefer कि आपकी problem solving skill अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हर दफा ही आपके पास हर problem का solution होगा, but you need to do things on your own first. Instead of bringing those problems to me कि यार आप बताएं, आप मशवरा दें, उसमें मैं माजरत कर लेता हूँ कि यार ये छोटी छोटी चीजें मेरे पास नहीं लेकर आएगा. तो आपने लोगों को एम्पावर करना है, ऑटोनॉमी देनी है, एंड देन उनके ऊपर ट्रस्ट करना है कि भाई अगर एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी है, उसको टीम लीड बना दिया है, तो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. टेक योर डिसीजंस, ईदर गुड ईदर बैड, टेक योर डिसीजंस एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ फर्स्ट. तो जब तक हम किसी को मैदान में उतारेंगे नहीं, बोलेंगे खुद खेलो, बहुत हो गया कि मैंने तुम्हें बॉल करा लिया आसान वाली, अब तुम मुश्किल वाली बॉलें भी खेलो भाई. अब तुम्हें पता लगेगा कि होता क्या है. आपको एक सर्टेन लेवल की कंडीशन का अंदाजा आपने करा दिया, रिमेनिंग आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया. सही. आपने उसको बेस बनाना है एंड देन एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ. तो 40% तक आप तैयार करें, 60% वो खुद करेगा. अगर उसमें एबिलिटी होगी, अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, अगर उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, वो तैयार हो जाएगा या हो जाएंगी. लेकिन अगर इन केस फॉर एग्जांपल नहीं भी होता, तो ठीक है, इट्स ओके. देयर इज नो हार्म. हर बंदा बॉन्ड मैनेजर या बॉन्ड लीडर नहीं होता. इट्स ओके इफ यू कांट डू इट, डू सर्टेन थिंग्स. तो हर बंदा हर चीज नहीं कर सकता. कुछ है हमारे पास एम्प्लॉय जो बड़ा क्लियरली बोल देते हैं कि ये सर नहीं होगा मुझसे, या आप किसी और को देते हैं, because that's not my domain, that's not my strength area. तो मैं जबरदस्ती भी लोगों को पुश नहीं करता कि नहीं तुम नहीं करना है, कोई और है ही नहीं. ऐसा ही है. बट देयर आर सिचुएशंस जहां उससे बेहतर बंदा नजर नहीं आ रहा होता आपको, तो आप उसी को ही पुश करने की कोशिश करते हो. तो ये लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो गेज करे कि किसको कहाँ तक पुश करना है. तो मैं वहां तक पुश कराता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ डू इट ऑन योर ओन. और इसके अंदर मैं अक्सर ये भी देखा कि जो बंदा होता है या टीम होती है, उसको कभी कभार नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, बट एज अ लीडर आपको पता होता है कि नहीं यार ये चीज काम अच्छा कर सकता है ना. हमने एक लीडरशिप में एक मॉडल पढ़ा था, उसमें ट्रिपल E का मॉडल था, जिसमें उन्होंने बताया था, जो आपकी बात है उसको मैं अगर सम अप करूं तो एजुकेट, एंगेज, एम्पावर ना. एजुकेट करो, एंगेज करो, उसको फिर एम्पावर करो ना. तो ऐसा ही है. अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बताएं कि आपने ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील भी करा, पढ़ाया भी और सिखाया भी आपने. आपको अगर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या होती होंगी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती या फेल होते हैं? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब तक आपकी जो केस स्टडी है, उसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या फेलियर्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट नाकाम हुआ है? I think their mindset and objective is not clear. उनको किसी चाचा ने, मामा ने, अब्बा ने, ताया ने, भाई ने जबरदस्ती इनरोल करा दिया कि वो फला आदिल भाई का बच्चा जो है ना वो कर रहा है, आप भी कर लो. अबे भाई क्यों कर लो जबरदस्ती? ऐसा ही है. तुम तैयार ही नहीं हो, तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, तुम्हारा जहन आर्ट्स के अंदर है, तुम्हारा जहन वीडियो एडिटिंग और रील्स एडिटिंग के अंदर है, तुम जबरदस्ती ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हो. तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपने जाना किस तरह. और यहाँ पर अनक्लियर ऑडियंस है. 2 लाख रुपए XYZ कमा रहा है, मैं भी 2 लाख रुपए कमाने
कमाने के चक्कर में आ गया हूँ, ऐसे ही। मुझे नहीं पता कि आगे कैसे कमाएंगे। तो बेसिक लेवल पे काम होने की जरूरत है, और ये चीजें थोड़ी सी घर से आती हैं कि आपने घर वाले ही आपको नर्चर करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, तो जबरदस्ती आपको आने की इसमें जरूरत नहीं होती है। बट चूंकि दौर है, हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाहता है, तो ऑब्वियसली जबरदस्ती कोई क्रिएटिव डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकता अगर उसके अंदर स्किल नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सेलर बनने वाले हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हैं। हर कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकता, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए इंतहा से ज्यादा पेशेंस चाहिए। आपने क्लाइंट की हर चीज बर्दाश्त करनी है, हर एक चीज बर्दाश्त करनी है, एंड यू कांट से एनीथिंग टू द क्लाइंट, बिकॉज वो क्लाइंट है एट द एंड, वो एक खराब होगा वो 10 को खराब करेगा। सो आपने बहुत पेशेंटली डील करना है, ऐसा ही है। और इसीलिए मैं ये एक चीज भी कहता हूँ कि ट्रेनर भी हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ टाइम लगाना और उनके छोटी क्वेरीज को एंटरटेन करना और छोटे छोटे सवालों को एंटरटेन करना हर किसी के बस का नहीं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो आप बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाते हो एक टाइम के बाद, यार मैं नहीं कर रहा, यार अब बहुत हो गई। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। सिमिलरली वैसे ही है कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं ई कॉमर्स की तरफ, तो आपका माइंडसेट पहले क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, और आपको पता हो पाथवे के। बहुत से लोग अनक्लियर होते हैं, इट्स ओके टू हैव एन अनक्लियर पाथवे। जरूरी नहीं हर किसी का गोल डिफाइंड हो, और शुरू के अंदर सभी अनक्लियर होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं हर किसी का गोल डिफाइंड हो। कुछ लोग इसके अंदर आके भी एक्सपीरियंस करके भी अपने आप को समझते हैं कि मैं किधर अच्छा हूँ। हाँ। तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, और पहला जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है, उसके बाद जाके मेरी अर्निंग होगी स्टेज 3 पे। स्टेज 1 में अर्निंग नहीं होगी, स्टेज 2 में अर्निंग नहीं होगी, स्टेज 3 में जाके अर्निंग होगी। उसमें भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, 3 महीने की डील थी, खत्म हो गई, क्लाइंट भाग गया, नंबर ब्लॉक कर दिया, चीजें होंगी, उसके लिए भी तैयार रहो। मेंटली तौर पे हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये 6 से 12 महीने का पीरियड आपने अपने आप को देना है इन ऑर्डर टू रीच आउट टू सम स्टेज। नहीं भी पहुंच पाते तो आपने एक सर्टेन पोर्शन लक को, किस्मत को भी देना है। डेफिनेटली कुछ चीजें हमारी किस्मत में नहीं होती हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट वी कैन गिव इट अ ट्राई। सही। अच्छा, इसके अंदर आप ना एक दफा स्टेज क्लियर भी कर दें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपसे बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता, क्योंकि एक बात वो रहना, एक्सपीरियंस रहना कि यार तो ये स्टेजेस कौन कौन सी होती है जब कोई भी सीख रहा होता है उसको कामयाब होने तक में, या फिर वो अपना पहले क्लाइंट, मैं समझता हूँ उसके लिए पहली कामयाबी होती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस एडेड होती हैं, इन स्टेजेस पे उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या क्या उसने काम करना होता है इन स्टेजेस के अंदर? I've seen people who are pretty much committed with what they are doing and they are very focused. तो focused होना और committed होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो here and there होते हैं। सर मैं एटसी का कोर्स कर लूं, सर वो फला वॉलमार्ट करा रहा है, सर वो एसईओ की ट्रेनिंग भी हो रही है, और मुझसे यहाँ पीएल कर रहा है। तो यार जब 4 जगह पे हाथ पैर फंसाए हुए हैं, तो मेरे भाई कैसे सीखोगे? एक जगह फोकस कैसे रह सकोगे, या एक चीज के साथ कैसे उसको इंसाफ कर पाओगे, जस्टिफिकेशन कर पाओगे? तो आपने पहले तो अपने आप को एक तरफ रखकर फोकस करना है, बिकॉज हर बंदे की स्किल नहीं होती कि वो हियर एंड देयर रह सके। देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग हु कैन मैनेज दिस, बट देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल हु कैन नॉट मैनेज दिस मल्टीटास्किंग, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनकी अटेंशन स्कैटर्ड होती है, तो वो नहीं कर पाते। तो आपने एक तो अपने आप को कमिटेड रखना है विद दैट पर्टिकुलर थिंग, उस पर ट्रस्ट और भरोसा करना है, एंड यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट। आप इसको सीखने पे, उसको रिफाइन करने पे, प्रैक्टिकल लर्निंग में, इन्स एंड आउट्स, प्लस माइनसेस, इंडस्ट्री के नॉर्म्स, इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस, इंडस्ट्री हाइलाइट्स, लॉसेस क्यों होते हैं, प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली कितना है, ये सारी चीजों को समझना है। एंड देन जाके आप किसी लेवल पे, किसी स्टेज पे अपने आप को समझते हैं। तो जो लोगों में लैक होती है, जो एबिलिटी, वो यही होती है कि दे आर नॉट मच कमिटेड विद दैट एंड दे आर नॉट मच फोकस्ड एज वेल। बिकॉज जब आप ऑलरेडी अपने कारोबार में, बिजनेस में 8-9 घंटे दे रहे हो, आप इसको टाइम कैसे दो? बिकॉज ये भी अपने वही 8-9 घंटे मांगेगा, क्योंकि ये इंसाफ मांगेगा आपसे, और आप इंसाफ नहीं कर पाओगे तो इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। तो अगर आप इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आपने एक तो इंसाफ करना है। मैंने ऐसे लोग ही कामयाब होते हुए ज्यादा देखे हैं, मेरे बहुत स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने हजारों स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, और मेरा ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ कि जिन्होंने इस फील्ड को टाइम दिया है, डेडिकेशन दिखाई है, डिटर्मिनेशन दिखाई है, फोकस रहे हैं और कमिटेड रहे हैं, और हेयर एंड देयर भटके नहीं रहे हैं, 4-5 चीजों में हाथ नहीं डाला हुआ, वो लोग ही ज्यादातर कामयाब हुए हैं और उन्हीं को रिजल्ट मिले हैं सूनर और लेटर। बट इसका जो ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से रिजल्ट लेने का, किसी स्टेज पे पहुंचने का, वो 6 से 12 महीने का। 6 महीने में तो आप लर्निंग पे किसी काबिल होते हो कि आप अपने आप को कह सको मैंने कुछ सीखा है। तो 6 महीने बाद ही लिंक्डइन के ऊपर एक्सपर्ट लगा देते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, माजरत उनके लिए। तो 6 महीने बाद आप एक्सपर्ट लगा लोगे और बोलोगे अब मुझे हायर कर लो, बिकॉज आई हैव जनरेटेड दिस मच ऑफ रेवेन्यू फॉर द क्लाइंट। आई डोंट नो कैसे जनरेट किया, मैंने नहीं जनरेट किया आज तक इतना, उन्होंने किया हुआ है, लेकिन 6 महीने में ऐसे ही है। तो 6 महीने में आप लर्न करोगे,
अगले 6 महीने आपने उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग, अपने आप को रिफाइन, अपने आप को टेस्ट करना, क्लाइंट से बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, उनके साथ डिस्कशन करना, क्लाइंट्स को क्लोज करना, लीड्स को जनरेट करना, ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है। तो 12 महीने तो आपको एवरेज इसमें लग जाते हैं। आप अगले 1 साल, मतलब 1 साल की पूरी दगो-दो के बाद, इस मेहनत के बाद आप शायद कुछ कमा सकोगे। एंड आइडियली उसके बाद ही कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। उसके अंदर आप कमा लोगे 10वें महीने में, 8वें महीने में, 7वें महीने में, अच्छी बात है, गुड अचीवमेंट फॉर यू। कुछ लोग कोर्स करने के दौरान भी कमा लेते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने कोर्स करने के दौरान ही किसी को प्रोडक्ट हंट करी और बेच दी और $200 कमा लिए। तो देखो, ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, बट ये वन ऑफ एक्सपीरियंस है। इनको बेस नहीं बना सकते कि ये स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस के लिए ये पूरा पाथवे जाना पड़ेगा, से गुजरना पड़ेगा, स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, हर्डल से गुजरना पड़ेगा, तो जाके 12वें महीने के बाद, 13वें महीने के बाद आप कमाना शुरू करोगे, किसी प्रॉपर स्टेबल इनकम पे आओगे। ये इंडस्ट्री स्टेबल नहीं होती क्योंकि आपका क्लाइंट 6 महीने बाद जा भी सकता है, 12 महीने बाद जा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन उसका माइंडसेट। कुछ होशियार भी होते हैं 6-8 महीने काम करके सीधे सीख के अल्लाह हाफिज कर देते हैं। भाई ठीक है, हमने सीख लिया, अब आप अल्लाह हाफिज हो जाओ, मैं अपने खुद मैनेज कर लूंगा। हर तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, हर तरह की एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहो। At the end of the day, build something of your own. Sustainable अगर उस वक्त होना चाहते हो तो अपना कुछ खुद बनाते रहो, अपना जिसको कह सको। क्लाइंट का प्रोजेक्ट अपना नहीं होता, टेक्निकली वो कंपनी का होता है और वो एक सर्टेन टाइम तक होता है। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो सालों साल रहते हैं, फॉरएवर आपके साथ ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। समहाउ वो चीजें ज्यादा लॉन्गिविटी में नहीं रह पाती। तो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर समथिंग ऑफ योर ओन फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर योर ओन सस्टेनेबल एसेट बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। सही है। अच्छा जानिश भाई, नेटवर्किंग में आप, मैंने देखा है माशाल्लाह इन रहते हैं, कभी इधर, मैं तो आपकी जब अभी मैंने प्रोफाइल देखी तो कभी इसके साथ इवेंट करना, कभी उसके साथ इवेंट, कभी उसके पास चले आना, वो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है ये काम ना। मैं क्योंकि एज अ टीचर भी रहा हूँ पुराने वक्तों में, तो टीचर बनना बड़ा मुश्किल काम है। जो उस वक्त एनर्जी जाती है ना, जब 10 लोगों से बात करने के बाद और फिर जब क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसको जवाबात के अंदर आप अपने आप को लॉस कर जाते हो ना, तो बड़ी मुश्किल काम होता है। तो मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था कि नेटवर्किंग क्या इम्पैक्ट रखती है आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, और आप नेटवर्किंग को किस तरह प्रमोट करते हैं, या आप क्या समझते हैं कैसे नेटवर्किंग बेहतर की जा सकती है? देखें, मल्टीपल तरीके हैं नेटवर्किंग के। कुछ फिजिकल हैं, कुछ वर्चुअल हैं। आप फिजिकली तो डिफरेंट इवेंट्स अटेंड करें, लाइक माइंडेड लोगों के इवेंट्स अटेंड करें, वहाँ लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। वर्चुअली ऑब्वियसली यू हैव सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को तरीके से इस्तेमाल करें। लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्ट हों जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, लोगों से बातचीत करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, उनकी नॉलेज को अप्रिशिएट करें। दैट्स हाउ यू मेक कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। कि आप कमेंट्स करके लोगों को अपनी नॉलेज देते हैं और लोगों के कमेंट्स लाइक करके उन पर रिस्पॉन्स देकर उनको अप्रिशिएट करते हैं कि दे आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं चूंकि थोड़ा सा ट्रैवल भी करता हूँ इन चीज़ों के हवाले से, मैंने अभी लास्ट मंथ मैंने कतर में एक इवेंट अटेंड किया था। तो वहां पर वो बड़ा जबरदस्त लेवल का इवेंट था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन के हवाले से था। तो उसमें पूरी दुनिया से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज रन करने वाले लोग आए थे। वो एआई को समझना चाह रहे थे कि एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है एजुकेशन इंडस्ट्री को। तो ऐसे इवेंट्स अटेंड करें, लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, और अपनी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बात करें। क्योंकि हर बंदे से मुश्किल बात नहीं, अमेज़न पे पीपीसी इतने की चलती है, ये बात करोगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। कॉमन ग्राउंड पे बात करो, लोगों के इंटरेस्ट जानो, तो उसका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट क्या। हर बंदे का कॉमन इंटरेस्ट है पैसे कमाना है, एडिशनल इनकम स्ट्रीम चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। ये कॉमन ग्राउंड है हमारा, इस पे बात शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, कैसे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, आप बताओ, मैं बताता हूँ। तो ऐसे बात हो सकती है। हाय हेलो ऐसी होती है, हमारी ज्यादातर ऐसी होती है। ई कॉमर्स में तो शक्लें जानते हैं एक दूसरे की लोग, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, तो वो एक दूसरे को देख ही लेते हैं। हाँ भाई आप दानिश खलील हैं, हाँ भाई आप फलां साहब हैं, आप ई कॉमर्स करते हैं, मैं एडसी करता हूँ, आप अमेज़न करते हैं। तो यू जस्ट नो पीपल दिस वे। तो आप फिजिकल इवेंट्स भी अटेंड करें, वर्चुअल भी अटेंड करें। प्लस लिंक्डइन के ऊपर खास तौर पे बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, ऑडियो इवेंट्स होते रहते हैं, वहां भी लोग आपको जानते हैं। एक वक्त में मैं क्लब हाउस में बड़ा एक्टिव था। क्लब हाउस में बड़ा सेशंस करता था, बड़े लोगों से इंटरेक्ट करता था, लोग मुझे जानना शुरू हो गए थे काफी उधर। बट इवेंचुअली इतना टाइम ही नहीं जिंदगी में, वो छोड़ दिया हमने। उस वक्त रमजान थे तो हम तरावी में फारिग होते थे ऐसे उसमें कर लिया करते थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो बहुत से फोरम्स हैं। Discord is one of very popular forums. LinkedIn is a very popular forum. Facebook को भी तरीके से इस्तेमाल करें तो अच्छा फोरम है। मैंने लोगों को क्लाइंट्स मिलते हुए देखे हैं जो गोरों के ग्रुप्स में
उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, गोरा उनको अप्रोच कर लेते हैं, हाँ भाई आप ये मेरा काम कर सकते हो, ठीक है, आपने सस्ता छोटा मोटा उनको पैकेज देके चार्ज करके उनका काम कर दिया, उसको सेटिस्फेक्शन आ गई, वहां से आपका क्लाइंट बन गया, वहां से आपको वो और क्लाइंट भी मिल सकते हैं और ऑब्वियसली उसका भी आगे का काम मिल सकता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, नेटवर्किंग ऐसे बिल्ड हो सकती है। नेटवर्किंग का जो मैं अक्सर पोस्ट भी डालता हूँ अपनी वॉल्स के ऊपर, अपनी सोशल्स के ऊपर, कि नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौर के अंदर नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन ही वाहिद तरीका है रैपिड ग्रोथ का। अकेले खड़े होगे मैदान के अंदर कि मैं ही सब कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे कि मैं ही चैंपियन बन जाऊं, मैं ही सबसे बड़ी एजेंसी बन जाऊं, मैं ही सबसे बड़ा ट्रेनर बन जाऊं, बन ही नहीं सकता। यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल, यू नीड टू कोलैबोरेट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। मैं नहीं हर चीज कर सकता, मैं सिर्फ Amazon PL पे खुश हूँ, मैक्सिमम मैं वॉलमार्ट पे खुश हूँ, दैट्स इट। मैं HC भी कर लूं, मैं होलसेल चैंपियन भी बन जाऊं, मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कर लूं, मैं XYZ भी कर लूं, नहीं कर सकता मैं। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करना है, उनके साथ मिलके बैठना है, नेटवर्क बनाना है, एंड देन मिलके सर्विसेज ऑफर करनी है। आप टैक्सेशन में अच्छे हैं, मैं PL में अच्छा हूं, भाई दोनों मिलके ऑफर करते हैं सर्विसेज। आपसे टैक्सेशन का जो काम आएगा आपसे करवा लेंगे, PL का जो क्लाइंट आएगा वो मुझसे करवा लेंगे। ऐसे ही काम हो रहा है और ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं सारे। आप नहीं कर सकते, आप एक नीश डिफाइंड है, you can't go out of that niche, unfortunately. So that's why you need to collaborate, and collaborate करने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आपकी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, लोग आपको जाने पब्लिक फोरम्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, देन ऑब्वियसली यू मेक कनेक्शंस अकॉर्डिंगली। अच्छा जी दानिश भाई, कोलैबोरेशन की आपने बात करी, तो कोलैबोरेशन के अंदर मैंने देखा अक्सर इश्यूज होते हैं कि यार ट्रस्ट कैसे करें, दूसरा प्राइसिंग को कैसे फिक्स करें, कैसे रखें कि दोनों बुरा ना माने। मैंने अक्सर देखा कि जहाँ पैसे की बात होती है, बिल फर्स्ट कोई दोस्त है आपस में ना, नेटवर्किंग भी है, आपकी दोस्त भी हैं आपस में, एक बंदा टैक्सेशन की सर्विस दे रहा है, एक बंदा जो HC की सर्विसेज दे रहा है, तो उन दोनों को आपस में कोलैब करना है। तो कोलैबोरेशन करनी किस तरह चाहिए कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही भी रहें और जो कि फेयर रहे गेम। देखिए इसमें मेरा तो बड़ा सिंपल रूल है, उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनसेस होते हैं। एक तो ऑब्वियसली आप एक पेपर वर्क के कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स करते हो, उसमें आप एक्नॉलेज करते हैं दूसरे की स्पेशलाइजेशन को, मैं इस एरिया में नहीं जाऊंगा, आप उस एरिया में नहीं जाओगे, आपकी लिमिटेशन डिफाइंड हो, उसकी लिमिटेशन डिफाइंड हो, पेपर पे डिफाइंड हो, ताकि ये ना हो कि कल को उसका ब्लेम आपको दे रहे हैं, आप अपना ब्लेम उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस मेरा बड़ा सिंपल रूल है 70-30 रूल। मैं मेजर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, जिसकी मेजर इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसकी मेजर एफर्ट लगेगी, वो 70 लेके जाएगा, जो रेफरल होगा, जो नेटवर्क बिजनेस लाके देगा अपने नेटवर्क से, वो 30 लेगा। सही है, सिंपल 70-30 रूल है, इसमें कोई प्लस माइनसेस नहीं है। हाँ कुछ केसेस में हो जाते हैं कि चलो आप थोड़ा भाई बंदी 60-40 कर लो मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा ये है कि सॉरी टू से बट फ्रेंड्स एंड फैमिली में आई गेस ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप उनके साथ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में आते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आते हो, कहते हैं यार मेरे लिए नहीं करेगा, भाई नहीं है, भाई दोस्त नहीं है मेरा, दोस्त से पैसे चार्ज करेगा, दोस्त को भी $200, दिस इज नॉट समथिंग राइट, आई डोंट एग्री विद दिस। भाई ये बिजनेस है यार, कारोबार है, इसको कारोबार रखो, पर्सनल ताल्लुक पर्सनल रहेगा। इसके चक्कर में ना बहुत मामलात खराब होते हैं और फिर बातचीत भी खराब होती है, मुझसे भी 200 लिए, ये तो लूट रहा है सबको, मुझे भी, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। बिजनेस को बिजनेस रखो, आपसे मैं आपकी एक्सपर्टीज लूंगा, मैं आपको आपका चार्ज करूंगा, जो आपकी हक हलाल होगी उस हिसाब से चार्ज करूंगा। आपकी फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त आर्किटेक्चर है, अब मैं उससे कोई 3D लेआउट बनवाता हूँ जिसके वो 2 लाख रुपए चार्ज करता है, तो ठीक है मैं नेगोशिएट करके उसको 1.5 लाख 1,75,000 दे दूंगा, भाई ठीक है, तुम्हारी मेहनत है ना, ये नहीं कि 2 लाख क्यों ले रहा है, मुझसे लाख रुपए ले ले, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। कारोबार को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उस तरफ ही रखा जाए, कमर्शियल है वो, उसका पर्सनल से कोई लिंक नहीं है, तो पर्सनल को कमर्शियल को चीजों को डिफरेंट रखना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग में मसला है लोगों के साथ। तो कोलैबोरेशन में जिसकी एक्सपर्टीज है वो 70 लेगा, जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है, जो सिर्फ रेफरल दे रहा है, जो कुछ लीड लाके दे रहा है, क्लाइंट लाके दे रहा है, वो 30 लेगा। 70-30 रूल पे काम करे, पेपर वर्क करे और एक कंसेंट बना के रखा करें जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट्स हो कि ये चीजें मैं जिम्मेदार हूँ, ये चीजें मैं जिम्मेदार हूँ, उसकी साइन करना है, तो सिंपल है। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, बाकी नियतों का काम है, उसमें तो हम नहीं किसी की नियत में जान सकते, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसकी नियत क्या है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। पैसों के मामले में हर किसी की नियत खराब होती है, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए भी हैं और नहीं भी हुए हैं, दोनों केसेस हैं हमारे साथ। तो प्लस माइनसेस आपको गुजरना पड़ेगा इस चीज से, और दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। अच्छा एक चीज और है जो मैं अक्सर लोगों को भी देखता हूँ, जो है ना, वो दानिश भाई के पास कॉल आती है कि दानिश भाई मैं आपके खानदान में से कहीं से भी क्या इसको अपने ऑफिस में बिठा लो, ऐसा तो अच्छा मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कभी आपने बैंक
के अंदर जाके बोला है कि यार इसको अकाउंटेंट के लिए ना 30 दिन के लिए बिठा लो, तो ऐसा नहीं होता। एक वर्क कल्चर होता है, उसके अंदर कल्चर में कोई दोस्ती आ रही है, कोई खाला का बच्चा, कोई मामू का बच्चा नहीं आगे बैठ सकता, तो उसको बड़ा पोलाइटली जो है ना, कभी कभार ऐसे लोग भी आए थे, उनको बड़ा पोलाइटली जो है ना वो मना करते हुए भी हो रहा होता है यार पता नहीं बुरा ना मान लेना। तो आप इस तरह किस तरह हैंडल करते हैं सिचुएशंस को? यार ये बड़ा मजे का सवाल है, और मैं असल में मुझे फौरन से आ गया जहन में, क्योंकि मैं बिल्कुल करीब करीब लाइव गुजरा हूँ इन चीजों से। तो इन माय केस इफ somebody cannot reach out to me directly for that thing, तो they reach out to my mother, और मेरी अम्मा के थ्रू जुगाड़ लगवाते हैं। हमारे साथ भी होता है, जो अम्मा को कॉल करके जुगाड़ लगवाते हैं, जरा ये करवा लें। तो मैं तो भाई बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरी आदत है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो मैं उसमें बड़ा सीधा कह देता हूँ कि बंदे की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं नहीं जबरदस्ती रख सकता। उसका भी वक्त जाया है, मेरा भी जाया है, मैं उसको पे भी नहीं कर पाऊंगा ना, बिकॉज मुझे बंदा ही नहीं चाहिए उस फील्ड का। तो अगर मेरे लिए वो रेलेवेंट होगा तो मैं जरूर रखूंगा। If he or she can add value to my work, to my company, to my agency, then definitely I'll hire him. लेकिन उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है इस फील्ड से, तो मैं उसको नहीं रख सकता। हाँ, अगर मेरी कंपनी में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जिसमें मैंने स्क्रैच से इंटर्न लेवल बंदों को ट्रेन करके फिर ऊपर लेके जाना है, तो शायद आई कैन कंसिडर ऑब्वियसली। बट फिर उसमें भी मैं बड़ा उसको बिल्कुल गेज करूंगा, जैसे मैं बाकी लोगों को गेज करूंगा। ये नहीं गेज करूंगा कि मेरा मामा चाचा का बेटा है तो मैं उसको, ऑब्वियसली बात है कि उसको उस तरीके से गेज करूंगा। मेरे लिए वो वैसे ही होगा जैसे बाकी लोग। तो आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट। सो मैं उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूं कि मेरी कंपनी में नहीं है जगह। आई कैन ओनली हायर पीपल जिनकी मुझे जरूरत है, और अभी तो मैं हायरिंग कर ही नहीं रहा, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बिठा सकता ना, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मैं उसको कोवर्किंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैं ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए उधर से सीट निकल रही है, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं क्यों किसी को बिठा के अपनी सीट के पैसे जाया कर लूंगा? नहीं कर सकता ना, मेरे लिए हर चीज खर्चा है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा उसको बुरा भी मान जाते हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना पड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्ट पोलाइटली वे में कह लें वो बेहतर है। लेकिन समटाइम्स जब जबरदस्ती हो जाती है कि आकर ले आया यार इसका कुछ करा दो, क्या करा दो इसका, मैं कोई कौन हूँ, मैं कोई मतलब कारी साहब हूँ, मैं कौन हूँ कि मैं क्या करा दूंगा इसका? यार मैं कुछ नहीं करा सकता इसका, जो भी है ये खुद करेगा। मैं इसको सिर्फ उस डगर पे ले जाऊंगा जिसमें ये थोड़ा सा मामला को देख लेगा, उस पॉइंट पे आ जाएगा, पाथ पे आ जाएगा। आई कैन ओनली डू दिस। मैं ट्रेन कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं काम नहीं दे सकता, काम इसको खुद लेना, इसकी स्किल्स की एबिलिटी काम दिलाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना फिर चीजें आगे जाके खराब होती हैं। तो इसलिए शुरू में खराब हो जाओ, और आगे जाके ज्यादा खराब होती है, शुरू में खराब ना हो। शुरू में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, तरीके से बात करके माजरत कर लें और बोले नहीं जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसमें फिर मेरे पास ऐसा बहुत हुआ है असल में, ये एक दफा नहीं, मेरे पास कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें मैंने रखा भी है और लोगों को ट्रेन भी किया है, और उन्होंने स्किल के थ्रू काम करके दिखाया भी है, और आज वो अपने अपने कामों में, चीजों में बिजी हैं। और कुछ ने जो है वो ऑब्वियसली नहीं दिखाया, मुझे नहीं नजर आया, तो मैंने माजरत कर ली, उनको क्लियर बता दिया ये चीज नहीं कर सकता, आप जबरदस्ती ना करो उसके साथ, वो इस फील्ड के लिए नहीं बना, तो आप नहीं जबरदस्ती करोगे, नहीं यार कोई फ्रीलांसर बन जाएगा, इसके ऑफिस में बैठ के कुछ तो कर ही लेगा। क्यों कर लेगा? कुछ तो कर ही लेगा, अपने पास बिठा लो, कुछ तो कर ही लेगा, अपने साथ बैठा लो, अपना रोज का काम दिखा दो, और लैपटॉप खोल के दिखा दो। ऐसे तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इसके लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, लर्न टू से नो। These are the situations. वो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल जो है ना वो है ये। These are the situations where you need to learn how and when to say no. सही। अच्छा दानिश भाई ये बताइएगा कि सेल्स के क्या मेथड्स हैं, और कोई भी नया आता है आप लोग एजेंसी के अंदर किस किस मेथड की सेल्स को, लीड को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं, सारी चीजें, और उसके मेथड्स भी बताएं, और उसके अंदर कुछ सक्सेस के टिप्स हो सेल्स के अंदर वो बताएं। सेल्स मींस क्लाइंट्स कैसे हमारे पास कैसे ऑनबोर्ड होंगे, इसका देखें मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है इन द पास्ट 6 months अप्रॉक्स, हमें तकरीबन कोई वैसे तो 5 महीने हुए हैं फुल फ्लैज ऑपरेट करते हुए, लेकिन ये कि 6 महीने को काउंट करते हैं। तो 6 months के अंदर अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं या एनालिसिस बताऊं, तो वर्ड ऑफ माउथ इज एक्चुअली ब्रिंगिंग मोर क्लाइंट्स। Actually, word of mouth is not only bringing client, it is bringing trust as well. हाँ, ऐसा ही। Because ये जो फील्ड है जिसमें $30,000 इन्वेस्ट करके PL लॉन्च करा दो, $500 महीना लूंगा, उसके अंदर ट्रस्ट बहुत अहम चीज है, अहम तरीन चीज ट्रस्ट है। ऐसा ही है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो, चीजें दे रहे हो, कंपनी बन रही है, लीगैलिटी के मैटर्स हैं, तो इसमें ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो PR, आपका नेटवर्क, आपकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वर्ड ऑफ माउथ है, दैट इज द नंबर 1 मैं समझता हूँ जिसके थ्रू मुझे सेल्स आ रही है, मेरे पास क्लाइंट आ रहा है। दूसरा अगेन लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म।
प्लस और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू डेटा स्क्रैप करके लोग लीड्स ला के देते हैं, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती है। तो दूसरा तरीका जो इस्तेमाल हो रहा है वो ईमेल मार्केटिंग है, जिसके थ्रू वी रीच आउट टू द क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स जो बाहर मुल्क के अंदर है। तीसरा तरीका है पेड मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप एड्स चलाते हैं, अपने जो भी सर्विस होती है उसको मार्केट करते हैं, उसके थ्रू लीड्स आती हैं। उसमें कन्वर्जन मेरे हिसाब से 2-3% है। 100 लोगों ने कांटेक्ट किया, 2-3 कन्वर्ट हुआ। तो इवन जो मेरे पास जो सर्विस मुझे जिसमें अच्छी कन्वर्जन मिली वो वॉलमार्ट अकाउंट क्रिएशन सर्विस है, और दूसरा जो है वो सेल्स टैक्स फाइलिंग की सर्विस, जो क्वार्टरली सेल्स टैक्स फाइलिंग है। ये 2 सर्विसेज इसका कन्वर्जन रेशो अच्छा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 100 बंदा आया तो 100 में से 30 कन्वर्ट हुआ, 35 कन्वर्ट हुआ, 25 कन्वर्ट हुआ। क्योंकि ये एक तो क्योंकि जो क्वार्टरली टैक्स फाइलिंग की सर्विस है वो तो सस्ती सर्विस है, $30 में फाइल कर रहा है, तो कुछ पैसे भी नहीं है उसमें। जो वॉलमार्ट वाली है वो उसमें ये होता है कि एक तो जो बंदे फिल्टर हो जाते हैं, ज्यादातर खुलवाना सब चाहते हैं अकाउंट, हमारे चार्जेस भी उनको समझ आ जाते हैं कि हम चार्ज करते हैं अकाउंट खुलने के बाद, हम एडवांस कुछ नहीं ले रहे। सही। तो उसमें होता ही है कि वो आइडियली उसमें लोग फिल्टर तब हो जाते हैं जिनके पास वो रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती, क्योंकि वॉलमार्ट पे आईडी बनाने के लिए यू नीड अ सेल्स हिस्ट्री, अदरवाइज यू कांट क्रिएट, फ्रेश बंदा नहीं बना सकता ना, तो वो आईडी रिजेक्ट हो जाती है। तो वो वहीं आधा बंदा फिल्टर हो जाता है, तो उसके बाद जो रिफाइंड जो फिल्टर्ड लोग आ जाते हैं वो सारे हमारे पास काम करना शुरू करते हैं। सही। अच्छा, वॉलमार्ट के अगर मैं पूछूं तो जिनके पास आईटिन और कंप्लीट डिटेल्स है तो उनका भी बन जाता है? हाँ, मतलब कंप्लीट डिटेल्स हों और LLC EIN है, आईटिन पे भी बन जाता है, LLC और EIN पे भी बन जाता है। सेल्स हिस्ट्री जरूरी है। सेल्स हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट $50,000-60,000 फॉर ईयर, साल की होनी चाहिए। एनुअल हिस्ट्री कम से कम $60,000 तक होनी चाहिए। हमने जो अभी तक सक्सेस केसेस किए हैं वो सारे वो किए हैं जिनमें आइडियली $1,00,000 या उससे ऊपर की सेल्स हिस्ट्री थी सालाना एनुअल बेसिस पे, और आईडीज एक्टिव थी, उनके पास लिंक्स मौजूद थे स्टोर फ्रंट के और किसी प्रोडक्ट के। जो सस्पेंडेड या रिजेक्टेड अकाउंट वाले लोग आए जिनकी आईडीज बंद हुई नहीं थी, उनकी आईडीज हमारे पास नहीं बन सकी वॉलमार्ट पे, उनके ज्यादातर केसेस डिक्लाइन हुए हैं। सही। और ड्रॉप शिपिंग वाले या होलसेल वाले अकाउंट पे भी केसेस डिक्लाइन हुए हैं, प्राइवेट लेबल वाले केसेस एक्सेप्ट हुए हैं। सही। अच्छा, तो सेल्स के अंदर आप बता रहे थे कि जो है ना ये सारे मेथड जो है ना वो आप यूज करते हैं? अच्छा, मेनली ये यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल फेसबुक ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वहां पर जो कोई ढूंढ रहा है, वी आर लुकिंग फॉर अ VA, तो वहां जाके टीम थोड़ा सा अपना कर देती है कि भाई प्लीज कंसिडर मी, और यू नो काइंड ऑफ एक इनबॉक्स चेक कर लें या प्रोफाइल देख लें। बीच में ना एक हर एजेंसी के ना, मतलब मैंने देखता था ये हर बंदे के ना एक DVRO का ग्रुप बने होते थे। तो जैसी कोई जो है ना वो लुकिंग फॉर दिस, तो बंदे 10-15 लोग जाके ऐसे हर कोई कॉमन यही प्रैक्टिस करता है, तो वो लिंक पेस्ट हो जाता है, फला तुम जाके कमेंट कर दो, फला तुम जाके कमेंट कर दो, ये होता है, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कुछ भी मसला नहीं है। लीड का आपके इनबॉक्स पे गिरना एक डिफरेंट चीज है, और उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस अगर वो थोड़ा भी क्लाइंट एजुकेटेड है ना, तो कभी भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इनबॉक्स में जाके आपको दानिश भाई को काम नहीं करेगा, जब बातचीत करेगा तो उसको अंदाजा हो जाता है कि यार इसको काम देना है या नहीं देना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और हमने अभी तक वैसे फाइवर अपवर्क को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा ऑनेस्टली, तो वो भी एक एरिया है जो शायद जहाँ से काम और मिल सकता है। और भी बहुत सारे फोरम्स हैं। लिंक्डइन हैज बीन रियली हेल्पफुल फॉर मी सो फार, क्योंकि लिंक्डइन मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके थ्रू मुझे बहुत लीड्स मिली हैं, मुझे 1-on-1 स्टूडेंट्स मिले हैं वहां से, मुझे क्लाइंट्स मिले हैं वहां से, तो मेरे लिए लिंक्डइन अच्छा हेल्पफुल साबित हुआ है। और समझ लें कोई पैसे भी नहीं लगाए मैंने, हाँ पैसे लगे हैं टेक्निकली, क्योंकि मेरा प्रीमियम अकाउंट रहा है, तो उसके महीने के $75 आई गेस पर मंथ वो लेता है लिंक्डइन, जिसमें आपको प्रीमियम एक्सेस से मिलता है। तो वो एक खर्चा है महीने का जो है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें लीड्स कन्वर्ट मिली हैं, अच्छी मिली। सही। अच्छा, हायरार्की आपने क्या बनाई है कंपनी के अंदर? वो भी मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जी जो है ना वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बाद जो है ना 3 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो हायरार्की किस तरह डेवलप? हमारी हायरार्की थोड़ी सिंपल सी है, मतलब बेसिकली CEO, COO, CFO, फिर COO के अंदर टेक्निकली टीम लीड आता है, ओके, जो कि एक ब्रांड बिल्डिंग टीम का है, एक ब्रांड रीसेलिंग टीम का है, और उसके अंदर जो है वो सीनियर लेवल की रिसोर्सेज आती हैं, जूनियर लेवल की रिसोर्सेज आती हैं, इंटर्न्स आते हैं। सो दैट्स द हायरार्की, CEO, COO, CFO, या टेक्निकली ऐसे भी कह सकते हैं कि CEO एंड देन COO, CFO, एंड देन COO से जो है वो टीम लीड्स, एंड टीम लीड्स से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड इंटर्न्स या जो भी जूनियर्स हैं। इस तरीके से बेसिक सी हायरार्की है।
इसी में हम ऑपरेट कर रहे हैं और आई थिंक इसमें प्रोसेस काफी सिंपल है, लेकिन हायरार्की बनाने के बावजूद भी लोग मेरे पास बहुत आते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि अपनी टीम है। हाँ, अपनी टीम तो वो और एक कल्चर को डेवलप होने में भी वक्त लगता है। तो ये कि वो देखते हैं तो वो आ जाते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमने ओपन कल्चर रखा हुआ है, बिकॉज हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो एब्रप्टली नहीं लेते हैं, हम पूरी टीम के साथ बैठ के उस चीज को पूरा थिंक थ्रू करते हैं, देन डिसाइड करते हैं। अभी हमने एक सर्विस स्टार्ट करनी है यूएई से रिलेटेड, वो मैं काफी दिनों पोस्ट करने के चक्कर में, मैं आज कल में पोस्ट करूंगा, तो मैं उसमें भी यही चीज जो है वो है कि हमने टीम ने बड़ी उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं अपने आप को रखते हुए, एंड देन ऑब्वियसली डिसाइड किया है कि क्या करना चाहिए। इसी तरीके से हमारी डिस्कशंस हर चीज में होती हैं, रैंडमली कोई चीज अनाउंस नहीं होती। कुछ चीजें हमें बैकफायर भी कर गई, हमें उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने उसमें थोड़ा सा भी टाइम ले रहे हैं हम, तो वी गॉट सम बैकफायर इन सम ऑफ द थिंग्स, तो उसमें हमने कहा नहीं यार इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारे शायद एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए बैकफायर हो रहा है। तो ठीक है, इट्स ओके। शुरू में तो ये होता है मेरे ख्याल से, जब भी आप एजेंसी बनाते हो तो हम तो अब तक हमने शुरू में ना बड़ा यही था कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, बट उसके बाद समझ आया नहीं, एक चीज करेंगे बहुत अच्छी करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है फिर हमने वो सब चीजें करी। बट अभी भी कीड़ा मरता नहीं है आपका ना, हर एक साल के अंदर हम कुछ ना कुछ पैसे डुबाते हैं ये करके चीजों, बट उससे ये होता है कि आपको पता चलता है अच्छा यहाँ मुझे नहीं जाना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि बड़ा कभी कभार ना मुश्किल भी हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, कभी कंपनी सही नहीं चल रही होती, कभी अभी बिलफर्स हमने एक चीज फेस करी कि कभी, क्योंकि ये बड़ा ना आपको पेटेंट के इशूज या कभी जो ना अकाउंट सस्पेंड हो गया, कभी आईपी कंप्लेन आ गई, ये सब चीजें भी रहती हैं, और मैं कहता हूँ प्राइवेट लेवल भी है तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो सब चीजें जब आ जाती हैं तो उसमें मुझे लगता है कि एक बंदे के अंदर कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि उसको चलाए रखती है, जो मतलब उसको ये होता है कि नहीं यार अब अभी बस नहीं करना। और बहुत दफा ऐसा भी होता है जब आपके पैसे भी बन जाते हैं, आपको पता है कि यार मैं काम नहीं भी करूंगा तब भी मेरा घर जो है ना वो चलता रहेगा, तो उस वक्त में क्या आपकी ड्राइविंग फोर्स रहती है और कैसे अपने आप को जो है ना वो आप एक्टिव भी रखते हैं, काम और करना है उसकी तरफ रखते हैं? मेरे हिसाब से आप अगर उसी फील्ड में रहना चाहते हैं तो यू एक्सपेंड इनटू डिफरेंट मार्केट एंड डिफरेंट रीजन्स में भी, एंड अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हर चीज में आप ग्रोथ पे पहुंच गए हो तो फिर आप किसी नए काम में घुस जाएं, डिवर्सिफाई योरसेल्फ। तो डिवर्सिफिकेशन कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। आई कंटिन्यूअसली डिवर्सिफाई माई सेल्फ। अभी मैं डिवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से ही कतर भी गया था, तो मेरा पर्पस ये था एक तो नई मार्केट है, नए लोग हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करना, पता हो गया यार एक सिमिलर इंडस्ट्री में रहते हुए क्या है वहाँ चैलेंजेस, और एक नॉन सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ मेरे पास क्या गैप्स हैं। तो एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस हर वक्त रहना चाहिए। एवरी क्वार्टर, प्रोबेबली एवरी मंथ और सो, यू नीड टू हैव समथिंग न्यू थिंग्स इन योर माइंड, न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज हर वक्त मेरे ध्यान में रहती हैं, बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूटेबल हर चीज नहीं होती, क्योंकि जैसी बात है इतनी करंट चीजों में बिजी होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो उसके लिए फिर बेस्ट तरीका यही होता है अगर आप हर चीज एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यू शुड हैव लाइक मोर टीम मेंबर्स मे बी कैन हेल्प यू एग्जीक्यूट दोस थिंग्स। सो आपको डेलीगेशन सीखनी है इधर। डेलीगेशन इज द ओनली वे टू ग्रो। इफ यू कांट डेलीगेट देन यू कांट ग्रो, यू विल स्टे इन दैट सेम सीट, सेम पोजीशन, सेम लेवल। तो डेलीगेशन अगर आप अच्छे से सीख लेते हो और उसको मैनेज करना जानते हो, सिस्टम्स प्रोसेसेस अच्छे बना लेते हो, तो आई थिंक फिर आप बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हो, फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो जितनी भी कंपनीज रही हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत जबरदस्त लेवल पे, बड़े लेवल पे ग्रो किया, यूटोपिया से बिग एग्जांपल, अमेज़न की दुनिया के अंदर यूटोपिया से बड़ा कोई नाम नहीं है, तो उन्होंने इसी पे काम किया, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर्स एंड देन टीम और डेलीगेशन। हर डिपार्टमेंट की हायरार्की, उसके स्पेशलाइज्ड बंदे, उसके नीचे बंदे, जूनियर, सीनियर, एग्जीक्यूटिव्स, प्रॉपर लेवल की है ना हायरार्की डिफाइन की है उन्होंने, और उसके जरिए से काम किया है। ये एक एग्जांपल है हम सबके लिए, और भी कई एग्जांपल्स हैं ऑब्वियसली। साद इज आल्सो डूइंग वेरी गुड सेंस एंड स्टोरीज में, उसकी भी आप देखें तो माशाल्लाह क्या स्टोरी है और किस तरह से आज वो 100+ एम्प्लॉइज के ऊपर है। ऐसे ही है। सो वन ऑफ द फैसिनेटिंग स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, वेयर पीपल कैन लर्न फ्रॉम देम। दिस इज हाउ you grow, this is how we grow, this is how anyone can grow। तो आपको अडॉप्ट करना है उनकी स्ट्रेटेजीज को, पॉलिसीज को। कॉपी पेस्ट करके रिजल्ट हासिल करना नहीं होता कि यार वो आपने बोला था साद भाई की स्टोरी फॉलो करें, उनकी कंपनी में 100 लोग हैं, मैंने भी 100 रख लिए, अब बता क्या करना है। तो ऐसे नहीं कर सकते। तो एक प्लान होता है। अब 100 की जरूरत ही नहीं है मुझे कंपनी में, मेरा 20 से काम हो रहा है, मैं क्यों 100 रखूं? सही है ना? तो ये चीजें होती हैं। अब यूटोपिया के अंदर 10,000 एम्प्लॉय होगा, क्योंकि यूटोपिया इंडस्ट्रीज चल रही, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उधर अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है ऑब्वियसली। तो योर थिंग्स आर डिफरेंट, हिज थिंग्स आर डिफरेंट। आप एजेंसी हैं, आपको लिमिटेड लोग चाहिए, बट एक्सपर्ट चाहिए, सॉलिड लोग चाहिए, जो सेल्स वाले हों या लीड वाले हों या प्रोजेक्ट्स मैनेज करने वाले हों। उसी तरीके से
दूसरी फील्ड्स के अंदर है। सही सही सही। अच्छा, आपको क्या लगता है दानिश भाई कि आपको अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने 7 साल की जर्नी, 8 साल की जर्नी, अल्लाह ने आपको यहाँ पहुंचा दिया, आगे भी आपके प्लान्स होंगे, जी तो इंशाल्लाह। कौन सी आपकी हैबिट्स या कौन सी आपकी स्किल्स हैं जिसने आपको बड़ा जो है ना वो हर जगह पे एज दिया है बाकियों से? कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आई फील कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ और डिटर्मिनेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ गई है, बिकॉज आई हैव दिस वन हैबिट इन मी विच इज नेवर सेटल फॉर लेस। तो ये मुझे ना ये चीज़ ऐसी भी है कि अक्सर मुझे ये चीज़ सोने नहीं देती। समटाइम्स अगर मैं कहीं किसी जगह भी जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मैं मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है मैं प्रोडक्टिव करूँ उस चीज़ को, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव करूँ। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू, इवन मैं कभी कभार इस चीज में कुछ पर्सनल मुझे इश्यूज भी हो जाते हैं कि मुझे सुनने को भी मिल जाती है अपनी बेगम से कि भाई ये जो है ना हर चीज में काम हर चीज कमर्शलाइज हो गई है। तो वो कमर्शलाइजेशन समटाइम्स क्रिएट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मी, काइंड ऑफ दैट इन फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली फैमिली आपको पसंद नहीं करती हर जगह मोबाइल, हर जगह कमर्शियल, मतलब वो वाली चीज अच्छी नहीं होती। बट ये कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डिटरमिन्ड रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ और पहले उसके ऊपर सोचूं। थिंक थ्रू करना जरूरी है, एम रैंडम एंटर नहीं हो जाऊँ। आई जस्ट हैव टू थिंक थ्रू कि वो चीज मेरे लिए है या डूएबल है नहीं है, देन आई ट्राई टू कीप माई फोकस मेंटेन ऑन दैट थिंग। तो मैं हमेशा नई चीजें सोचता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही, मुझे लगता है एज अ सीईओ मेरा काम है हर वक्त नया सोचना। कंपनी में पीएल की सर्विसेज, एलएलसी की सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, ट्रेडमार्क सर्विसेज ये चल ही रही है ना, नया तो कुछ नहीं कर रहा मैं इसमें, नया सोचना मेरा काम है। ऐसा ही है, दैट्स व्हाट आई फील माई सेल्फ। सो आप ये समझ लो कि मैं सीईओ होने के साथ साथ सीआईओ भी हूँ, चीफ इनोवेशन ऑफिसर। तो मेरा सीआईओ वाला काम भी है कि मैं चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी हूँ। सही। और मेरा कंपनी में एक और काम भी, मैं सीएचओ भी हूँ, मैं चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर भी, मैं लोगों को हंसाता भी है। सही है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोग मेरे साथ खुश रहें और उनके साथ एक एम्पैथी का लेवल मेंटेन रहे। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल आपका एक एम्प्लॉय आपके लिए खड़ा था रात के 12 बजे तक, तो अगर अगले दिन वो किसी वजह से, किसी फैमिली मैटर, किसी अपनी पर्सनल इमरजेंसी वजह से नहीं आ सका, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स वेयर यू नीड टू बैलेंस। कल वो 12 बजे खड़ा था, आज वो नहीं था, आज आप खड़े हो उसके साथ। तो एम्पैथी नीड्स टू बी देयर, एम्पैथी नीड्स टू बी मेंटेन थ्रू आउट। उससे आपका कनेक्शन और रिलेशनशिप्स बड़े से स्ट्रांग होते होंगे। सही सही सही। अच्छा, अपनी लर्निंग के लिए आप क्या एक्टिविटीज ऐसी करते हैं कि रोज की लर्निंग भी होती रहे? कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग लोगों से मीटअप रखते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपके लिए, आपकी लर्निंग के लिए क्या एक्टिविटीज होती हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, एक्सेलेंट क्वेश्चन। मैं अपनी लर्निंग के लिए देखें किताबें तो पढ़ता ही हूँ, ऑब्वियसली आई लाइक टू रीड बुक्स। मैं HBR के आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ता हूँ, मैकेंसी के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, प्लस इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है उसका मेरे पास एक एक्सेस है, वहाँ पर आर्टिकल्स काफ़ी आते हैं ग्रोथ रिलेटेड और AI रिलेटेड, इनोवेशन रिलेटेड। पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ, आई लाइक टू लिसन पॉडकास्ट। तो मैं अपना स्पॉटिफाई के ऊपर या एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर अक्सर कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ, या लंबा राउट होता है आना जाना कहीं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ अपने घर से तो वो 1 घंटे का रास्ता है। सही सही सही। तो उसमें मैं लाजमी कोई ना कोई पॉडकास्ट सुनता हूँ, उसमें इस्लामिक लेक्चर्स भी होते हैं, नॉन इस्लामिक भी होते हैं, दोनों सुन रहा होता हूँ। इसके अलावा आई वॉच टेड वीडियोस, टेड पे वीडियोस होती हैं, या किसी पॉपुलर स्पीकर की वीडियोस होती हैं, जो सैमन सिनेक है और इस तरह से अली अब्दाल है, एडम ग्रांट है, उसकी तो मैं लाजमी पोस्ट पढ़ता हूँ, लाजमी पढ़ता हूँ। एडम ग्रांट की, मार्क मैनसन की, मेल रॉबिन्स की। साइकोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा है। एक इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है द होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के नाम से, बहुत कमाल की पोस्ट है उनकी, वो मैं लाजमी फॉलो करता हूँ। रॉबिन शर्मा को कभी कभी पढ़ा है मैंने। इस तरह के लोगों को फॉलो ज्यादा करता हूँ और उनको सुनता हूँ, उनकी डेली की पोस्ट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स के ऊपर और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स देखना ज्यादा पसंद है मुझे। 1 घंटे के सुनने में थोड़ा नींद आ जाती है। हाँ, 1 घंटे का नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, लेकिन वो देखने में थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। पॉडकास्ट जरूर सुनता हूँ, लेकिन मुझे मजे की लगती है पॉडकास्ट सुनना। इट्स वेरी गुड। किताब इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। इन सब का जो वो समझ लो जो निचोड़ है ना, वो किताब है। एक मैं ऐप इस्तेमाल करता हूँ ब्लिंकिस्ट के नाम से, उसमें 15-20 मिनट में किताब पढ़ लो। हाँ, वो अच्छी चीज है। और उसमें अक्सर ये भी होता है, अगर आप पैसे पेड नहीं लेना चाहते तो हर रोज की कोई एक किताब वो फ्री कर देते हैं सब यूज के लिए। जी जी जी। और एक है ऐप हेडवे। अच्छा, हेडवे पे जो है ना, आपको किताब का या उस टॉपिक का इन्फोग्राफिक्स मिल जाता है। तो इन्फोग्राफिक्स से आपको एक बड़ा आइडिया मिल जाता है। ऐसे माइंड मैपिंग होती है ना, वैसे ऐसा ही है।
वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं फॉलो करता हूँ। सही से। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि ऑब्वियसली वक्त भी हमारा एंड की तरफ है, बहुत ज्यादा हमने चीजों को डिटेल में डिस्कस भी किया। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा दो चीजों पर मैं लाजमी हर किसी से सवाल करता हूँ कि एक वो शख्स, उसको एडवाइस मैं चाहूंगा कि आप उनको एडवाइस दें जो देख रहे हैं। तो उनमें कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने अभी आइडिया है दिमाग में, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, या एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, रोज कोई नया आइडिया होता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। दूसरी ऑडियंस में वो लोग हैं जो कि स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ा धक्का खा रहे हैं, अभी चीजें शायद जो उन्होंने स्टार्ट करी है वो नहीं चल पा रही। तो दोनों के लिए कोई एक एडवाइस। देखें, जो शुरू नहीं कर पा रहे उनको शुरू करने से पहले अपना माइंडसेट और ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल और एबिलिटी है, try to market that as a freelancer first. अगर if you are a creative designer, if you're a graphic designer, if you can make logos, if you can edit videos, if you can edit reels, अपने आप को पहले वहां से मार्केट करना शुरू करो। जो काम का पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ है आपका, उसको मार्केट करो पहले कि भाई ये आता है, ये कर रहा हूँ, एनीबडी नीड सर्विसेज, हायर मी। उसके बाद नई स्किल सीखनी है तो फिर नई स्किल में ये देखो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके मिजाज और इंटरेस्ट, लाइकिंग, बिहेवियर से रिलेटेड क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर किसी का मिजाज नहीं है ई कॉमर्स में आना, हर किसी का स्किल सेट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती नहीं अपने आप को फोर्स करो कि मैंने फ्रीलांसर बनना है, मुझे वीए बनना है, नहीं बन सकते जबरदस्ती। तो फोकस अगर है तो ठीक है, आओ उस तरफ, नहीं है तो ठीक है। कुछ लोग मैं जानता हूँ जो कि इस पूरी फील्ड से हटके वो सिर्फ रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, सब छोड़ दिया, रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं माशाल्लाह, एंड दे आर अर्निंग रियली गुड। उनका एक नीश डिफाइन हो गया, अब उनको जानते हैं उस नाम से कि XYZ रीइंस्टेटमेंट वाला है, ऐसा ही है, इससे बात कर लो, ठीक है। ये आपको अपनी एक नीश बनानी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। जैसे मैंने अपनी नीश प्राइवेट लेबलिंग पे बनाई है, तो मैं प्राइवेट लेबल के नाम से जाना जाता हूँ। होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये सब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं हूँ उस चीज में स्पेशलाइज्ड। हाँ, I can obviously give sessions, lectures on everything, but I am not a subject matter expert. तो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की तरफ फोकस करें, अपनी स्किल, ऑब्जेक्टिविटी और माइंडसेट के ऊपर काम करें, एंड देन गेट योरसेल्फ एंटर इनटू एनी फील्ड। इट कैन बी एनी फील्ड। आज के दौर में बहुत फील्ड्स हैं, AI में बहुत काम है, बहुत कुछ कर सकते हो, डिजाइनिंग में बहुत काम है, कंटेंट और कॉपी राइटिंग में बहुत काम है, डेटा एनालिटिक्स और उसको फेच करने में बहुत काम है, छोटे छोटे से एप्लीकेशंस बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत काम है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत काम है। अगर अच्छे डिजाइनर हो, क्रिएटिव हो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, एटसी पे बेचो, बहुत कुछ है बेचने के लिए यार। दूसरा जो कर रहे हैं उनको मैं समझता हूं कि अपने डेटा के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। यू नीड टू कलेक्ट योर डेटा, क्या करते रहे हो, क्यों चीजें वर्कआउट नहीं हुई, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। हम इस पे बहुत काम करते हैं और हम हर वक्त एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, हमने ये फला सर्विस दी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, इंप्रेशन आया, क्लिक्स नहीं आए, क्यों नहीं आया। वी नीड टू डिग डीप एंड अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है कि आपकी वो चीज चल गई, दूसरे की नहीं चली, या आपकी नहीं चली, दूसरे की चल गई। यार फला तो देखो LLC में इतनी LLC क्लोज कर रहा है, मैं तो एक भी नहीं कर पाया, क्यों भाई। There is something ना that you need to identify the root cause of that। एक दफा root cause identify हो गया, हो सकता है आपकी मार्केटिंग कैंपेन ही ठीक नहीं बन रही हो ना, असल में you're not targeting the right audience। इसमें दानिश भाई ये भी तो होता है ना कि अक्सर लोग ना थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि आइडियलिज्म की तरफ ज्यादा होते हैं, कि मतलब बैठे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, सही है ना। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं हमेशा मैं भी ये कहता हूँ, नो योर नंबर्स ना, आपको अपने नंबर्स तो पता हो कि तुम खड़े हुए कहाँ पे। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर भी बड़ा प्रॉब्लम होती है कि यार अच्छा, दूसरों पर तनकीद भी होती है उसमें कि यार अच्छा अल्लाह ताला ने उसको चलाया हुआ है यार, हमारा तो कुछ चल नहीं रहा, हमने बड़ी कोशिश करी है। वो हम एक डायलॉग यूज करते हैं ना, अल्लाह जिसे नवाजे नवाजे। तो ये वो वाला फैक्टर भी है, लेकिन एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम से जानो कि यार तुम्हारा अगर बिल फर्ज अगर कोई चीज नहीं चलती, उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी रीजन होता है। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या अभी जो ना 10 साल 5 साल में क्या देख रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर, और अपकमिंग की कोई भी अगर आना चाहता है तो अपकमिंग आपको क्या लगता है कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे यार लोग भी कम हैं और वहाँ पे जल्दी चीजें बन सकती हैं लोगों की? देखें, अगले 5 से 10 साल में तो ई कॉमर्स में बहुत बूम है। पाकिस्तान बहुत पीछे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी एक साहब की, वो फेसबुक पे आजकल अच्छी रील्स बना रहे हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी मैंने रील देखी थी कि उन्होंने कंपैरिजन बताया था कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान तकरीबन सिमिलर आबादी के मुल्क हैं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स कोई मुश्किल से $5 मिलियन पे, $6 मिलियन पे खड़ी है, और उन्होंने जो इंडोनेशिया का नंबर बताया वो 53-56 मिलियन डॉलर बताया। तो हम बहुत पीछे हैं सेम आबादी के साथ। तो वी कैन वर्क अ लॉट ऑन ई कॉमर्स। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा अभी स्कोप बाकी है, लेकिन काम नहीं कर रहे लोग। ट्रस्ट के इश्यूज हैं, अपने इश्यूज हैं, माइंडसेट के इश्यूज हैं, मल्टीपल चीजें हैं, तो वो दे डोंट ट्रस्ट टेक्निकली। प्लस हमें इस तरफ आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और
जो गैप्स मुझे नजर आ रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स हैं, ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू एआई, मोर रिलेटेड टू टेक, इसमें आपको अपने आप को अपनी चीज को मजीद एआई बेस्ड या एआई रिलेटेड चीजों की तरफ आपको एंटर होने की जरूरत है। क्रिएटिव कॉपी राइटिंग का बहुत फ्यूचर है, क्योंकि कॉपी के जो एड्स की कॉपीज होती हैं उसकी बहुत डिमांड है, ईमेल की जो कॉपीज लिखी जाती हैं बहुत डिमांड है। ये वो चीजें हैं जिसकी स्किल इस वक्त बहुत कम है। प्लस एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है हमारे लिए, वो है कंटेंट क्रिएशन। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है। फ्यूचर में ये डिग्री होगी, बीएस इन कंटेंट क्रिएशन, एमएस इन कंटेंट क्रिएशन, दैट्स व्हाट आई सी। तो ये अपने आप में एक डिग्री बन रही है, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, इतनी स्किल्स हैं इसके अंदर। आप उसमें कोई एक एरिया पकड़ लो कि रील्स एडिट करने वाला बन जाओ, वीडियो एडिट करने वाले बन जाओ, कंटेंट लिखने वाले बन जाओ, इन्फोग्राफिक्स बनाने वाले बन जाओ, रिसर्च आर्टिकल्स निकाल के देने वाले बन जाओ। देयर आर टन्स ऑफ एरियाज यू कैन एक्सप्लोर इन दिस। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। बाकी डेटा की इंपॉर्टेंस रहेगी, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, ये अपने आप में एक बड़ी फील्ड्स हैं, इस पे काम करें। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इस पे आप काम करें। साइबर सिक्योरिटी, स्पाईवेयर्स पे काम करें। ये बड़े जबरदस्त एरियाज हैं, ये हर कोई सीख सकता है। जरूरी नहीं कि आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है, आप सब सीख सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेशन हो रही है। कोर्सेरा पे जाओ, आपको सारी सर्टिफिकेशन दे रहा है वो, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि तुम्हारी अंग्रेजी इतनी हो, तुम्हारा ये हो, कुछ मसला नहीं है, एनीबॉडी कैन डू इट। तो ये है, इन चीजों पे काम करें। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ गुड एरिया, छोटी एप्लीकेशंस डेवलप करें, छोटी इवन वन ऑफ द थिंग्स जो कि पैसे कमाने की तो नहीं हो सकती, बट कम्युनिटी बिल्डिंग इज गुड। आज के वक्त में सेल्फ हीलिंग की बड़ी कम्युनिटीज बन रही हैं। कम्युनिटी बनाओ, लोगों को हेल्प करो, सेल्फ हीलिंग की, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट इश्यूज के हवाले से, कल्चर के हवाले से। दीज आर द थिंग्स व्हिच वन कैन एक्सप्लोर एंड गेट देयर एक्सपीरियंस। सही। अच्छा दानिश भाई, आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इन्फॉर्मेटिव और बड़ी हमने नई चीज़ों के बारे में बात करी। अच्छा, उसके अंदर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, आपको मैंने मेरी बैठक का भी आइडिया पूरा बताया कि यार हम ये करना चाहते हैं और उस कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जो कि सेल्फ हेल्प के लिए हो या अपने आप को बेहतर करने के लिए हो। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं। आई थिंक द इनिशिएटिव जो बताया हसन ने मुझे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इट्स वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और इसमें पाकिस्तान में इस तरह के इनिशिएटिव्स की बहुत कमी है, क्योंकि हम इस पे काम नहीं करते, ना सिखाया जाता है, ना बताया जाता है, ना इस तरफ ध्यान है, रुझान नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज बिल्ड होना जरूरी है। लोगों की वेलबींग के ऊपर काम किया जाए, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, उनकी सेल्फ नरिशमेंट, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ एस्टीम को बेहतर करने पे काम किया जाए। ऐसे इदारे होंगे, ऐसी जगहें होंगी जहां से लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी, उनको एडवांसमेंट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, उनको नए मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों को फायदा ही होगा इवेंचुअली। तो कम्युनिटी के लिए देखें काम करना हर बंदे का, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, फर्ज नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी सी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फर्ज तो हम नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन कम्युनिटी के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा एरियाज हैं जिस पे काम कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि जितनी आप कम्युनिटीज बिल्ड कर लो कम हो जाएंगी, क्योंकि काम इतना है इस चीज में, और ये कभी इट्स अ नेवर एंडिंग। हाँ, नीश डिफाइन हो सकती है, आप अपने एक एरिया डिफाइन कर लें, कोई एरिया डिफाइन कर ले, तो उस तरह काम करें, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। और इस फोरम के थ्रू आप, मेरे ख्याल से, जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, और आप उसी फोरम के थ्रू लोगों को और एवेन्यूज दें, जिसके थ्रू लोग कल को बोले कि नहीं, हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखा और इनकी पॉडकास्ट देख के हमें बहुत बेनिफिट्स हुए, बहुत एज मिली, नॉलेज मिली, एक नया एरिया मिला, रीअवेकन आवर पाथ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो वाली चीजें हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। ये पॉडकास्ट आई थिंक जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने खासतौर पे ई कॉमर्स के अंदर जो कि अभी आइडल बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की डिस्कशन हमने आपस में करी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको देखें भी, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें हैं, मेरी कोशिश होगी कि जो लर्निंग के पॉइंट्स या कुछ भी बताएं तो मैं एक आपको लिंक के थ्रू या कुछ ना कुछ आपको साथ वीडियो में अटैच करके दे दूँ, ताकि आप प्रैक्टिकली आज स्टार्ट कर सकें। और कोशिश करें इसके एंड में एक पेपर के ऊपर इसकी लर्निंग को लिख के इसमें से कुछ एक्शनेबल आइटम्स कोई ना कोई जो कि आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को बेहतर की तरफ लेके जाएं। और जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू।